वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर इस स्टोरी पे अच्छे व्यूज, कमेंट और लाइक आए तभी ये स्टोरी कंप्लीट की जाएगी। सो अगर आप इस स्टोरी को पूरा सुनना चाहते हैं दो सपोर्ट दिस स्टोरी, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज करना और कॉलेज से निकाले जाना। वही आरोही जैसे ही नीचे आए उसे बाहर से कुछ शोर सुनाई दिया। तभी एक नौकर दौड़ता हुए आरोही के पास आया और बोला, छोटी मिस्टर सिंघानिया बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर आरोही हैरान हो गए। क्या दक्ष वो यहाँ क्या कर रहा है? क्या उसने उसे नहीं कहा था कि वो जल्दी वापस आ जाएगी? फिर वो यहाँ क्यों आया? वही विवेक जी और निर्मला जी ने जब ये सुना तो एक पल के लिए दंग रह गए, लेकिन फिर विवेक जी के चेहरे के भाव बदल गए और वो जल्दी से बाहर चले गए। निर्मला जी और सोनाली ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो भी विवेक जी के पीछे पीछे बाहर चले गए। वही बाहर अपने सामने इतनी सारी लग्जरियस कारों को देखकर सोनाली की आंखें जल उठी। उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी वंश कार से बाहर आया और आरोही के पास आते हुए बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बोला, मैडम सर आपका कार में इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर आरोही ने अपना सिर हिलाया और वंश की पीछे पीछे चली गए। जाने से पहले उसने एक नज़र भी अपने मॉम डैड की तरफ नहीं देखा। वैसा भी आज जैसे उसकी मॉम ने उसके साथ बिहेव किया, वो एक पल भी यहाँ और रुकना नहीं चाहती थी। वंश ने कार का दरवाजा खोला और आरोही कार के अंदर बैठ गए और फिर वो कारों का खफीला वहां से चला गया। वही सोनाली अपनी जगह पर शोक खड़ी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने भले सिर्फ एक झलक दक्ष की देखी थी, पर वो ये बता था कि वो आदमी कोई ऐसा नहीं इंसान नहीं था जिसके करीब कोई भी आसानी से जा सके। वो इंसान हद से ज्यादा हैंडसम था। वो इंसान तो उसका होने चाहिए। लेकिन तभी उसे याद आया कि वो दक्ष था, आरोही का पति। ये याद आते ही उसकी पूरी बॉडी में जैसे आग लग गए। मॉम डैड अपने मुझसे झूठ बोला। सोनाली के इस तरह चिल्लाने से विवेक जी और निर्मला जी हैरान हो गए। ये अचानक से सोनाली को क्या हुआ? वो इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है? क्या आपने नहीं कहा था कि दक्ष जल्दी ही मरने वाला है, तो वो ठीक कैसे हो गया? सोनाली की बात सुनकर विवेक जी आग बबूला हो गए और सोनाली पर चिल्लाते हुए बोले, ये तुम क्या बकवास कर रही ही? हमने तुम्हें वही बताया जो हमें पता था। और वैसे भी ये तो अच्छी खबर है न कि वो ठीक हो गया। अब हमें हमारे बिजनेस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इन सब के लिए तुम हमें ब्लेम कैसे कर सकती थी? ये तुम ही थी जो ये शादी नहीं करना चाहती थी। किसी ने नहीं सोचा था कि शादी के तुरंत बाद ही वो ठीक हो जाएगा। उन्हें ये नहीं पता था कि दक्ष को असल में कुछ हुआ ही नहीं था, इसलिए वो दक्ष की इस तरह ठीक देखकर हैरान हो गए थे, पर अपनी बेटी के लिए खुश भी थे कि उनकी बेटी को अब किसी की विधवा बनकर अपनी पूरी जिंदगी नहीं बितानी पड़ेगी। शादी वाले दिन भले ही वंश ने कहा था कि दक्ष आरोही को लेने आया है, पर उस समय वो दक्ष की देख नहीं पाई थी क्योंकि वो उससे बहुत दूर थे, जिस वजह से उनके दिल में थोड़ी चिंता बाकी थी। पर अब वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गए थे। आरोही के परिवार में एक उसके डैड ही थे जो उससे दिल से प्यार करते थे। सोनाली के आने के बाद भले ही वो थोड़ा पक्षपाती हो गए थे, पर उन्होंने कभी भी आरोही के लिए बुरा नहीं सोचा। वो जानते थे कि आरोही की इतनी शान न शौकत देखकर उनकी छोटी बेटी को उससे जलन हो रही थी। वैसे भी वो दोनों उसकी ही बेटी थी और ऊपर से ये उसका खुद का डिसीजन था, तो उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। निर्मला जी को तो समझ ही नहीं आया कि सोनाली गुस्सा किस बात के लिए थी। क्या वो इस बात से गुस्सा थी कि दक्ष ठीक हो गया है, या दक्ष के प्रति आरोही का इतना प्यार देखकर उसे जलन हो रही थी? सोनाली को इस बात से जलन नहीं हो रही थी कि दक्ष ठीक हो गया, बल्कि उसने दक्ष के आंखों में जो आरोही के प्यार से देखा था उसे उससे प्रॉब्लम हो रही थी। वो उसकी आंखों में वो प्यार अपने लिए देखना चाहती थी। ऊपर से उस इंसान की पर्सनैलिटी नॉर्मल इंसान जैसी नहीं थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो औरों से अलग था। अगर उसकी एक झलक ही इतनी पावरफुल थी, वो सोच भी नहीं सकती थी असल में उस आदमी की पर्सनैलिटी कितनी इम्प्रेसिंग होगी। सोनाली ने गुस्से से अपने पेरेंट्स की तरफ देखा और फिर पैर पटकते हुए ऊपर अपने रूम में चली गए। सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज की गेट पर खड़े होकर आरोही ने एक नज़र अपनी कॉलेज की तरफ देखा। ये इस शहर का सबसे बेस्ट कॉलेज था। इस कॉलेज का रिक्रूटमेंट लेवल भी बहुत कम था। वो तो उसके पापा की कॉलेज के ट्रस्टी के साथ कुछ जान पहचान थी, जिस वजह से उसका एडमिशन इस कॉलेज में हो गया था। उसने कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि वो कॉलेज के पहले दिन ही प्यार में पड़ गई थी, वो भी बस इसलिए क्योंकि अर्जुन दिखने में बहुत हैंडसम था। उसका सारा दिन ये सोचना में निकल जाता था कि वो अर्जुन को कैसे इम्प्रेस करे। उसने उसे कई सारे लव लेटर्स लिखे। उसने किसी स्टॉकर की तरह उसे हर जगह फॉलो किया। इन सब के वजह से उसकी ग्रेड खराब हो गई। लेकिन एक सवाल अभी भी उसके मन में था,
क्या अर्जुन सच में इतना हैंडसम था जो उसने उसके पीछे अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया था? हाँ, वो हैंडसम था, पर दक्ष के सामने वो कुछ भी नहीं था। पता नहीं पिछली जिंदगी उसने अर्जुन में क्या देख लिया था जो वो उसके पीछे ऐसी दीवानी हो गई थी। सच में पिछली जिंदगी वो एक बेवकूफ़ थी, इसलिए तो वो अर्जुन के प्यार में पड़ गई थी। उसने अपने आप से प्रॉमिस किया चाहे कुछ भी हो जाए वो इस बार मन लगाकर पढ़ाई करेगी और अच्छे ग्रेड से पास होकर दिखाएगी। जैसे ही आरोही कॉलेज के अंदर आए सब उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। उसे देखकर एक लड़की की तो चीख ही निकल गए। वो अपने धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ ये कितना भयानक है। पहली लड़की बोली, ओह ये तो आरोही है। उसे इस तरह देखना किसी भयानक सपने से कम नहीं है। कोई इतना भयानक मेकअप कैसे कर सकता है? तभी दूसरी लड़की बोली, सच में ये हमारे कॉलेज के लिए ढाबे से काम नहीं है। मैंने सुना है कि ये अपनी लाइफ बहुत प्राइवेट रखती है, किसी को भी नहीं है कि ये कौन से फैमिली से आती है। पता नहीं ये अभी तक हमारे कॉलेज में क्या कर रही है, इसे तो कॉलेज से निकल देना चाहिए। तभी एक लड़की बोली, धीरे बोल, कहीं उसने सुन लिया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उन्हें नहीं पता था कि वो किस परिवार से आते हैं, पर वो इतना जानते थे कि इसके पीछे कोई पावरफुल इंसान है। तभी दूसरी लड़की बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सुना है कि उसे धक्के मार के घर से निकल दिया गया है, इसलिए तो वो कॉलेज के डोरमेंट्री में रहती है। और वैसे भी मैंने सुना है कि कॉलेज ने उसे निकालना का फैसला किया है। वैसे भी ऐसी लड़की को कौन अपने कॉलेज में रखना चाहेगा। ये सुनकर सब खुश हो गए क्योंकि वो भी अपने आसपास ऐसी भयानक लड़की को नहीं देखना चाहते थे। आरोही ने आस के बातें सुनी पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अब उसे इन सब चीज़ों की आदत को चुके थी और ऊपर से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। जब तक दक्ष को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी वो वैसे ही रहेगी जैसे वो रहना चाहती थी। आरोही ने सबकी बातों को इग्नोर किया और सीधे अपनी क्लास में चली गई और अपनी बेंच पर जाकर बैठ गए। तभी एक टीचर क्लास के अंदर आए और आरोही को वहां बैठा देख उनकी आंखें छोटी हो गई। वो आरोही से दिल से नफरत करती थी क्योंकि आरोही को उसके और प्रिंसिपल के नाजायज संबंध के बारे में पता चल गया था। भले ही आरोही ने इस बारे में किसी को नहीं बताया था, पर उन्हें हमेशा ये डर जरूर लगा रहता था कहीं आरोही ये किसी को बता न दे, फिर उनकी रेप्यूटेशन का क्या होगा। आरोही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें ये बात नहीं पता है कि तुम्हें कॉलेज से निकल दिया गया है? वही आरोही के कॉलेज से निकाल देने वाली बात सुनकर सभी लड़कियां खुश हो गए। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे कॉलेज के हंक पर नजर डालने की। ये बदसूरत लड़की अपने आप को समझती क्या है? क्या कभी इसने अपना चेहरा देखा है? कितना डरवाना है ये। इस बदसूरत चेहरे के साथ हमारे हंक को इम्प्रेस करना चाहती थी। कॉलेज के लगभग सारी लड़कियां आरोही को नापसंद करती थी क्योंकि उसने पूरे कॉलेज के सामने अर्जुन को प्रपोज करने की हिम्मत की थी। वही टीचर की बात सुनकर आरोही की भौहें सिकुड़ गए। आप मुझे कॉलेज से कैसे निकाल सकते? हाँ ठीक है, मैंने कुछ रूल तोड़े हैं, पर वो इतने भी बड़े नहीं थे कि आप मुझे कॉलेज से निकाल दे। वही आरोही को इस तरह खुद से बहस करता देख टीचर का चेहरा काला पड़ गया। ये मेरा नहीं, पूरे कॉलेज का डिसीजन है, और ऊपर से तुम्हारे मैनर्स कहा है। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने यही सिखाया है कि अपने टीचर्स के साथ कैसे जबान लड़ना चाहिए? वही अपने पेरेंट्स को इन सब के बीच घसीटता देखकर आरोही को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। वो इस तरह गुस्से में आकर कुछ नहीं कर सकती थी, वरना ये बात उस पर ही भारी पड़ जाएगी। टीचर, मैं आपसे बहस नहीं कर रही थी, मैं तो बस वही कह रही थी जो सच है, क्योंकि अभी तक मुझे किसी ने इस बारे में नहीं बताया है। नहीं बताया है तो बता देंगे। वैसे भी अभी थोड़े ही दिनों में तुम्हारी एग्जाम्स है, अगर तुम इस एग्जाम में भी फेल हो गए तो तुम्हें कॉलेज से निकल दिया जाएगा। ये आरोही के पास अपने आप को साबित करने का आखिरी मौका था, वरना सच में उसे कॉलेज से निकले जाने से कोई नहीं बचा सकता था। अगर वो अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी तो उसे कुछ भी करके इस बार के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना ही होगा। हालांकि एक हफ्ता पढ़ाई के लिए कम था, पर वो उसके लिए काफ़ी था। आपके इतने सारे सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। पर आपके कमेंट्स अचानक से कम हो गए। मैं आपके हर एक कमेंट्स पढ़ती हूँ, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए करिए। मैंने जब आपसे पूछा था कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है तो सब यही कहा था कि आपको ये पसंद आ रही है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है। रही बात दक्ष और आरोही का रोमांस दिखाने की, तो मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं वो भी दिखा सकूँ। आरोही ने फोकस किया और बुक्स निकलकर उसे पढ़ने लगी। सब बच्चे उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे क्योंकि आरोही पर कम पेज ज़्यादा पलट रही थी। आरोही को इस तरह देखकर एक लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या वो इस तरह पढ़कर एग्जाम में पास होने के बारे में सोच रही है?
पर आरोही को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो उसी तरह अपनी बुक्स पढ़ती रही। आरोही पढ़ ही रही थी कि तभी किसी ने उसके डेस्क पर नोक किया। आरोही ने सिर उठाकर देखा, एक लड़का बहुत ही एटीट्यूड के साथ अपने दोनों हाथ जेब में डाले हुए वहां खड़ा था। उसका नाम कार्तिक था। आरोही को पहले उसके बारे में कुछ नहीं पता था, उसे बस लगता था कि वो कोई आम लड़का नहीं है, क्योंकि उसके शरीर पर हर एक चीज़ें ब्रांडेड होती थी जो कोई नॉर्मल इंसान अफोर्ड करना तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये सब देखकर आरोही को लगता था कि वो पक्का कोई अमीर परिवार से बिलोंग करता होगा, और फिर जैसे उसने सोचा था बाद में उसे पता चला कि वो दक्ष का भतीजा है। आरोही को ये भी पता था कि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और ये कोई नई बात नहीं थी। वैसे भी उस जैसी बदसूरत लड़की को कौन ही पसंद करेगा। अपने पिछले जीवन में वे अपने खराब ग्रेड के कारण लास्ट रॉ में एक साथ एक ही बेंच पर बैठते थे। वे दोनों एक दूसरे का नफरत करते थे और अक्सर छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह झाकरा करते थे। आरोही को याद था कि कार्तिक ने उसे सोनाली को लेकर कई बार सावधान किया था कि उसे उससे बचकर रहना चाहिए। उस समय आरोही को ये बात बहुत अजीब लगी थी। आखिर उसे अपनी ही बहन से क्यों सावधान रहना चाहिए, और उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि आरोही अब जानती है कि उस समय उसका क्या मतलब था। कार्तिक ने शायद सोनाली को उसके खिलाफ प्लानिंग करते हुए देख लिया होगा। हालांकि उस समय कार्तिक ने अगर उसे सच भी बता दिया होता तो वो कभी भी उस पर विश्वास नहीं करती। आखिर सोनाली उसकी बहन थी और वो उस समय सबसे ज्यादा उस पर भरोसा करती थी, और ऊपर से उसे उसके दक्ष से रिलेटेड होने की बात भी नहीं पता थी, तो सोनाली को छोड़कर कैसे किसी अजनबी पर विश्वास करती। कार्तिक ने इरिटेशन के साथ उसे देखा और फिर उसे साइड में धक्का देते हुए वही बेंच पर बैठ गया। ये देखकर आरोही की आंखें छोटी हो गई। क्या सीनियरिटी के हिसाब से उसे उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। भले ही तब उसके असली पहचान के बारे में नहीं पता था, पर वो अब जानती थी कि वो दक्ष का भतीजा है। इस हिसाब से तो वो उसकी चाची हुए। अगर अतीत में ऐसा हुआ होता तो आरोही उसके इस रवैये को बिल्कुल भी सहन नहीं करती और उसे पलटकर जवाब जरूर देती। पर अब जब उसे पता था कि कार्तिक के मन में उसके लिए कोई गलत इंटेंशन नहीं है, तो उसने इस बात को इग्नोर किया और वापस अपनी बुक्स पढ़ने लगी। वही कार्तिक को उम्मीद नहीं की थी कि वो इस तरह धक्का देने के बाद कुछ नहीं बोलेगी और अपनी टेक्स्ट बुक पर फोकस करेगी। वेट, क्या वो पढ़ रही है? क्या वो लड़की जिसने क्लास में लास्ट पोजीशन हासिल की है वो पढ़ रही है? क्या उसे अपनी डेस्क पर लेटकर रोमांटिक नॉवेल नहीं पढ़नी चाहिए? उसकी आंखें सिकुड़ गईं और जब उसे यकीन हो गया कि वो एक इंग्लिश टेक्स्ट बुक पकड़े हुए है तो वो हैरान हो गया। भले ही वो अतीत में आरोही ने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था, फिर भी वो उसकी आभारी थी और अब वो उससे इतनी नफरत नहीं करती थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उसके साथ बहस नहीं करेगी। ऊपर से वो दक्ष का भतीजा भी था, तो वो उससे कैसे नफरत कर सकती थी। टीचर्स के जाने के बाद आरोही ने कार्तिक की तरफ देखा जो खराटे ले रहा था। ये देखकर आरोही ने अपना सिर हिला दिया। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता था। फिर उसने अपना फोन निकला, उसमें कुछ स्क्रॉल करने लगी। तभी उसकी नज़र बहुत सारे रोमांटिक बुक्स पर गए जो उसने डाउनलोड कर रखे थे, पर उसे पढ़ा नहीं था। अब वो उन नॉवेल को पढ़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसे अब बस दक्ष और अपनी स्टडी पर फोकस करना था और हर दिन खुद को सुधारना की कोशिश करनी थी, जिससे वो दक्ष के काबिल बन सके। अगली दिन आज वो कॉलेज की डॉर्मेंट्री में शिफ्ट होने वाली थी। दक्ष का मेंशन शहर के बाहर था, क्योंकि उसे शांति पसंद थी, जिस वजह से आने जाने में उसका बहुत टाइम वेस्ट होगा और वो अच्छे से अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो भी बाकी बच्चों की ओर डॉर्मेट्री में रहेगी। ऊपर से दक्ष ने उसे परमिशन भी दे दिया था, जिस वजह से अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डाइनिंग रूम में आरोही जैसे ही वहां आए उसकी नज़र दक्ष पर गए, जो पहले से ही वहां मौजूद था, लेकिन उसने अभी तक ब्रेकफास्ट शुरू नहीं किया था। ऐसा लग रहा है जैसे वो उसका इंतजार कर रहा था। दक्ष को वहां देखकर आरोही खुश हो गई, लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि कल कैसे कार में दक्ष ने उसे इग्नोर किया था, उसका छोटा सा फूल गया और वो दक्ष से थोड़ा दूर जाकर बैठ गई। वही जब दक्ष ने ये देखा तो उसकी आंखें भौहें सिकुड़ गए। अचानक से आसपास का माहौल एकदम से ठंडा हो गया। दक्ष को इस तरह आरोही को खुद दूर बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने कसकर अपनी मुट्ठी ली, पर उसने कुछ कहा नहीं। वही जब नौकरे ने ये देखा तो एकदम से डर गए। क्या सर और मैडम के बीच में लड़ाई हुए है? आमतौर पर आरोही दक्ष के बगल में ही बैठती थी, तो आज ऐसा क्या हुआ जो वो उससे दूर बैठी है? दक्ष ने सिर उठाया और आरोही की ओर देखा। वो नाखुश लग रही थी। दक्ष को नहीं पता था कि अचानक से उसे क्या हुआ, वो इतने गुस्से में क्यों लग रही थी। कल तक तो सब कुछ ठीक था। क्या कॉलेज में उसके साथ कुछ हुआ जिस वजह से वो इतने गुस्से में थी?
दक्ष को नहीं पता था कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं या वो गुस्से में हो तो उसे कैसे खुश करते हैं, क्योंकि आरोही वो पहली लड़की थी जो दक्ष के जिंदगी में आई थी और आखिरी भी। ब्रेकफास्ट करने के बाद आरोही वैसे हिप आउट बनाते हुए बोली, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ये बोलकर उसने अपना बैग उठाया और बाहर की तरफ जाने लगी। वही आरोही की हाथ में बैग देखकर दक्ष की आंखें छोटी हो गई और वो उसे रोकते हुए बोला, तुम कहाँ जा रही हो? वही उसकी आवाज इतनी डरवानी थी कि एक पल के लिए आरोही भी कौंप गए। फिर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और दक्ष की तरफ देखते हुए बोली, वो मैंने तुम्हें बताया था न, कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है जिस वजह मेरी पढ़ाई में इम्पैक्ट हो सकता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है अब से मैं कॉलेज की डॉर्मेट्री में रहूंगी। वही जैसे ही आरोही ने ये कहा आसपास का माहौल एकदम से भयानक हो गया। दक्ष की सुर्ख आंखें लाल हो गए। उसने उसी लाल आंखों से वहां खड़े नौकरों की तरफ देखा और दक्ष को इतने गुस्से में देखकर सारे नौकर दुम दबाकर वहां से भाग गए। फिर आरोही की तरफ देखते हुए बोला, किसने कहा कि तुम कॉलेज डॉर्मेट्री में रहोगी? ये सुनकर आरोही हैरान हो गए। उसी हैरानी के साथ बोली, तुमने ही तो कहा था कि मैं जो चाहे कर सकती हूँ, जहाँ चाहे जा सकती हूँ, तुम मुझे रोकोगे नहीं। ये सुनकर दक्ष वैसे ही बिना किसी इमोशन के बोला, हाँ मैंने कहा था, पर मैंने तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने की परमिशन नहीं दी। तुम जो चाहे कर सकती हो, पर तुम्हें रहना तो मेरे साथ ही है। ये बोलते हुए दक्ष कब आरोही के एकदम नजदीक आ गया, आरोही को पता नहीं चला और जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दक्ष को अपने इतने करीब देखकर आरोही की दिल की धड़कन एकदम से तेज हो गई, पर वो उससे दूर जा पाती उससे पहले ही दक्ष ने उसे झटके के साथ उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे ऊपर अपने रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, वाइफी अपनी पुनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। वही दक्ष के मुंह से अपने लिए वाइफी सुनकर आरोही के गाल शर्म से लाल हो गए, पर जैसे ही उसने उसकी पनिशमेंट वाली बात सुनी उसकी आंखें चौड़ी हो गए। पनिशमेंट पर हब भी मैंने किया क्या? ये सुनकर दक्ष ने घूर कर उसकी तरफ देखा। वही दक्ष के इस तरह देखने से आरोही डर गई और उन्हें जल्दी से अपना छोटा सा चेहरा उसकी छाती में छुपा लिया। भले ही उसे पता था कि दक्ष उसे कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकता है, पर फिर भी उसे दक्ष के गुस्से से बहुत डर लगता था। उसे पता था कि दक्ष कितना खतरनाक इंसान है। दक्ष वैसे ही आरोही को लिए सीधा अपने रूम में ले गया। रूम में ले जाकर उसने उसे सीधा बेड पर पटक दिया। बेड बहुत ही सॉफ्ट था जिस वजह से उसे कोई चोट नहीं आई, पर दक्ष के इस एक्शन से डर जरूर गए थी। दक्ष का ये एक्शन उसके दिल में खौफ पैदा करने लिए काफी था, पर वो खुद को संभाल पाती उससे पहले ही दक्ष उसके ऊपर आ गया और नीली आंखें में देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की, सोचने की? वही दक्ष को इतने गुस्से में देखकर आरोही कांपने लगी। उसे समझ आ गया कि दक्ष ने उसे गलत समझ लिया है, पर वो कुछ बोलती उससे पहले ही दक्ष ने अपने सख्त होठ आरोही के नर्म होठों पर रख दिए और उसे रिडली किस करने लगा। उसके किस में जरा सा भी प्यार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। आरोही के खुद दूर जाने वाली बात सुनकर दक्ष पागल हो गया था। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर आरोही को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता था। सिर्फ वो ही जानता था कि उसने आरोही को अपना बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। आरोही ने सोच भी कैसे लिए को वो उसे खुद से दूर जाने देगा। लगता है उसने उसकी छूट का गलत मतलब निकल लिया है। उसे बताना पड़ेगा कि दक्ष सिंघानिया कौन है। वही दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष को अचानक से क्या हुआ, वो इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा था। वही दक्ष के इस तरह बिना रुके रिडली किस करने आरोही को अब अपने होठों पर दर्द होने लगा था, पर चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों न हो रहा हो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि दक्ष को रोक सके या खुद से दूर कर सके। उसे पता था कि अगर उसने दक्ष को खुद से दूर करने की कोशिश की, दक्ष का गुस्सा शांत होने के वजह और बढ़ जाएगा। दक्ष के साथ इतने साल रहने पर वो दक्ष को इतना तो जानती ही गई थी, पर उसे कुछ न कुछ करके उसे शांत करना ही होगा, क्योंकि उससे अब और ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब आरोही दक्ष को शांत करने के लिए क्या करेगी? वही दक्ष को इतने गुस्से में देखकर आरोही कांपने लगी। उसे समझ आ गया कि दक्ष ने उसे गलत समझ लिया है, पर वो कुछ बोलती उससे पहले ही दक्ष ने अपने सख्त होठ आरोही के नर्म होठों पर रख दिए और उसे रिडली किस करने लगा। उसके किस में जरा सा भी प्यार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। आरोही के खुद दूर जाने वाली बात सुनकर दक्ष पागल हो गया था। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर आरोही को खुद से दूर जाने नहीं दे सकता था। सिर्फ वो ही जानता था कि उसने आरोही को अपना बनने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। आरोही ने सोच भी कैसे लिए को वो उसे खुद से दूर जाने देगा। लगता है उसने उसकी छूट का गलत मतलब निकल लिया है। उसे बताना पड़ेगा कि दक्ष सिंघानिया कौन है। वही दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही की आंखें बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष को अचानक से क्या हुआ, वो इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहा था।
वही दक्ष के इस तरह बिना रुके रिडली किस करने आरोही को अब अपने होठों पर दर्द होने लगा था, पर चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों न हो रहा हो, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि दक्ष को रोक सके या खुद से दूर कर सके। उसे पता था कि अगर उसने दक्ष को खुद से दूर करने की कोशिश की, दक्ष का गुस्सा शांत होने के वजह और बढ़ जाएगा। दक्ष के साथ इतने साल रहने पर वो दक्ष को इतना तो जानती ही गई थी, पर उसे कुछ न कुछ करके उसे शांत करना ही होगा, क्योंकि उससे अब और ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही दर्द के मारे आरोही अब छटपटाने लगी थी। सच में अब उससे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही आरोही के इस तरह छटपटाने से भी दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसकी पकड़ आरोही पर और कस गए, जिससे आरोही के मुंह से एक चीख निकल गई, पर वो चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। आरोही को बहुत दर्द हो रहा था। दर्द के मारे उसके आंख से आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे। दक्ष को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो बस बिना रुके आरोही को किस किए जा रहा था। आरोही बस रोए ही जा रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर दक्ष इतने गुस्से में क्यों है और वो उसे किस बात की सजा दे रहा है। वही जब आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब जाकर दक्ष ने उसे छोड़ा। दक्ष बिना किसी इमोशन के आरोही के रोते हुए चेहरे को देखा। रोने की वजह से उसका छोटा सा चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। उसके होंठ भी बुरे तरह से सूज गए थे, जिससे वो और प्यारी लग रही थी। आरोही को इस तरह देखकर दक्ष को उसे अपनी बाहों में भरकर जी भर के प्यार करने का मन कर रहा था। सिर्फ वो जानता था कि उसने इस दिन के लिए कितना इंतजार किया था। उसने जब पहली बार आरोही को देखा था, तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि आरोही ही वो लड़की होगी जो आगे चलकर उसकी बीवी बनेगी। उसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि उसने रस्तोगी परिवार के बिजनेस को भी बैंकरप्ट करने की कोशिश की। उसे अच्छे से पता था कि आरोही के मॉम डैड कैसे हैं और वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, और जैसे उसने सोचा था ठीक वैसे ही हुआ। जैसे ही उन्हें पता चला कि वो अपनी बेटी की शादी दक्ष से कर अपना फैमिली बिजनेस बचा सकते हैं, वो तुरंत मान गए। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि उनकी बेटी को आगे का पूरा जीवन किसी विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। भले ही बचपन के बाद वो उससे कभी नहीं मिला, पर उसने उसकी पल पल की खबर थी। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, सब कुछ। और ये बात आरोही को नहीं पता थी कि 24 घंटे कोई उस पर नजर रखे हुए है। भले ही आरोही का ये दूसरा जन्म था, पर ऐसा बहुत कुछ था जो उसे नहीं पता था। फिर दक्ष धीरे से उसके गाल को सहलाते हुए अपनी कोल्ड आवाज में बोला, वाइफी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे हर एक चीज पर सिर्फ मेरा हक है, इसलिए आज के बाद मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वही दक्ष के मुंह से ऐसी सनक भरी बातें सुनकर आरोही बुरे तरह से गए। उसे पता था कि दक्ष उसे लेकर पजेसिव है, पर इतना पजेसिव है कि उसके बस दूर जाने वाली बात सुनकर वो इतना पागल हो जाएगा, उसे नहीं पता था। आरोही ने एक गहरी सांस ली और अपनी दोनों बहोट दक्ष के चारों ओर लपकते हुए दक्ष के होठों पर छोटी सी किस करते हुए बोली, हब्बी आप चाहोगे तो मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। दक्ष और आरोही दोनों ही एक दूसरे की आंखें में देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए एक अलग सा ही जुनून और पागलपन नजर आ रहा था। वही आरोही की आंखें में अपने लिए प्यार देखकर दक्ष का गुस्सा जैसे छूमंतर हो गया। वही आरोही की आंखें में अपने प्यार देखकर दक्ष हैरान जरूर हो गया था, पर उसने अपने चेहरे पे कोई इमोशन आने नहीं दिए। वो वैसे ही उसकी नीली आंखें में देखता है। दक्ष के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे जिसका जवाब उसके पास नहीं था। ये आरोही उस आरोही से बहुत अलग थी जिसके बारे में उसने सुना था। तभी दक्ष की नज़र आरोही के क्लीवेज पर गए, जिससे उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। आरोही ने आज जो ड्रेस पहनी थी, जिसका गला थोड़ा डीप था, जिस वजह से उसकी क्लीवेज साफ नजर आ रही थी, और ऊपर से क्लीवेज पर वो तिल दक्ष को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। फिर जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपने होंठ आरोही के क्लीवेज पर रख दिए और बिना रुके उसे किस करने लगा। वही आरोही को दक्ष के इस एक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जिस वजह से मुंह से एक है निकल गए और उसकी पकड़ दक्ष पर कस गए। भले ही ये पहली बार नहीं था जब दक्ष उसके इतने करीब आया हो, पर इस जन्म ये पहली बार था, और ऊपर से पिछले जन्म में भी वो और दक्ष सिर्फ एक बार ही इंटीमेट हुए थे, और भी वो नशे भी थी, और उसके बाद वो तुरंत प्रेग्नेंट हो गए थी, जिस वजह से उसके लिए ये सब बहुत नया था। उसकी दोनों जिंदगी में ही दक्ष ही वो इंसान थे जिसके करीब हो गए थी। पहले उसे प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ, फिर जब उसे प्यार हुआ तो अर्जुन ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो भयानक मेकअप करती थी। फिर उसकी शादी दक्ष से हो गए, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से उसने ज़्यादातर दक्ष को अवॉइड ही किया। भले ही उसे बाद में उससे प्यार हो गया था, पर उसने और दक्ष ने ज़्यादा टाइम साथ में नहीं बिताया था। वो अपने प्यार का इजहार दक्ष से कर पति उससे पहले ही उसकी मौत हो गई, इसलिए ये एहसास उसके लिए बहुत नया था।
वही दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही के मुंह से सिसकियां निकलने लगी और वही आरोही की सिसकियां सुनकर दक्ष एक्साइटेड हो गया और वो और पैशन के साथ उसे किस करने लगा। थोड़ी देर बाद वही आरोही को जब कुछ भी फील नहीं हुआ तो उसने नीचे देखा, दक्ष किसी बच्चा की तरफ उसे गले लगाकर सो रहा था। दक्ष को इस तरह देखकर आरोही के चेहरे पे एक स्माइल आ गई और वो भी उसे हक कर सो गए। वो भी दक्ष के इस तरह प्यार करने से थक गई थी। आरोही को इस तरह दक्ष को सोता देख हैरानी जरूर हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि दक्ष को इंसोम्निया है, पर उसे लगा शायद वो बहुत दिनों से नहीं दिया होगा इसलिए उसे नींद आ गई होगी, इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पलक झपकते ही एक हफ्ता कब बीत गया पता ही नहीं चला। इन 7 दिनों में आरोही ने सिर्फ पढ़ाई की। आखिर उसे सब कुछ पहले से जो पढ़ना था। उसका पहला पेपर इंग्लिश का था। आरोही सीधे अपने क्लास में चली गई। क्लास में बहुत ही शोरगुल था, पर आरोही के आती ही एकदम शांति चाह गए। आरोही ने आज रोज की तरह भयानक मेकअप नहीं किया था, पर वो 7 दिनों से सोए नहीं थी। दिन रात वो सिर्फ पढ़ाई कर रही थी, जिस वजह से उसके आंखें के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे जो बहुत ही डरावने दिख रहे थे। कार्तिक ने आरोही की तरफ देखा और उसके मुंह से एक चीख निकल गई। सच में आरोही का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था और ऊपर से उसने काले कपड़े पहन रखे थे, जिस वजह से और डरावनी लग रही थी। कार्तिक का रिएक्शन देखकर आरोही के चेहरे पे स्माइल आ गई, लेकिन कुछ भी बोले, क्रिश दिखने में काफी हैंडसम था। वैसे भी सिंघानिया परिवार के जीन्स बहुत अच्छे थे। दक्ष, अर्जुन, कार्तिक सब एक से बढ़कर एक हैंडसम थे। आरोही मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं पता था तुम्हें भूतों से डर लगता है। आरोही की मुस्कुराहट देखकर कार्तिक से और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो डर के मारे वहां से भाग गया। फिर उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, आखिर तुम्हें ये तो पता है कि तुम भूत की तरह डरवानी दिखती हो। कार्तिक ने सोचा उसे अब कैसे भी करके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना था और आगे की सीट पर जाना होगा, क्योंकि वो अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। टीचर्स क्लास में आए और उन्होंने सबको पेपर दिए। कार्तिक ने ध्यान से पेपर की तरफ देखा, लेकिन तभी उसकी नज़र आरोही की तरफ गई और वो हैरान हो गया, क्योंकि आरोही अपना पेपर लिख रही थी। हर कोई ये बात जानता था कि आरोही हमेशा खाली पेपर देती थी। वो सदमे में था, कैसे आरोही बिना रुके हर एक सवाल का जवाब दे रही थी। वो इस बात से हैरान नहीं था कि वो जवाब दे रही, बल्कि कैसे जवाब दे रही थी। वो आंख बंद करके हर सवाल का जवाब दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मन में जो आ रहा था वो लिख रही थी। कार्तिक ने उसे बेवकूफ़ कहा, पर आरोही ने उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपना पेपर लिखती रही। आखिरी एग्जाम मैथ्स का एग्जाम था। आरोही ने पेपर की तरह देखा और सिर घूमने लगा। हल्की उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी, पर उसके पास इतने सब कुछ पढ़ने के लिए टाइम नहीं था और ऊपर से मैथ्स में इतने कम समय में सब कुछ सीखना इम्पॉसिबल था। कार्तिक ने आरोही की तरफ देखा और फिर उसके शीट की तरफ जो पूरा खाली था। कार्तिक को लगा था कि वो सच में इस बार मेहनत कर रही है, लेकिन वो गलत था। आरोही कभी नहीं बदल सकती थी। आखिरी शीट सबमिट करने के बाद सब बच्चे खुशी से उछलने लगी। फाइनल एग्जाम खत्म हो गए। कार्तिक ने आरोही की तरफ देखा और फिर उसके शीट की तरफ जो पूरा खाली था। कार्तिक को लगा था कि वो सच में इस बार मेहनत कर रही है, लेकिन वो गलत था। आरोही कभी नहीं बदल सकती थी। आखिरी शीट सबमिट करने के बाद सब बच्चे खुशी से उछलने लगी। फाइनल एग्जाम खत्म हो गए। पेपर सबमिट करने के बाद आरोही के पास करने को कुछ नहीं था, तो उसने वॉशरूम में जाकर अपने मेकअप हटाने का सोचा। वैसे तो आरोही को पता था कि दक्ष को उससे लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी वो अपना ये भयानक चेहरा लेकर दक्ष के सामने नहीं जाना चाहती थी। जैसे ही वो बाथरूम में एंटर हुई, उसे कुछ जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी। एक लड़की बोली, तुमने देखा कॉलेज वापस आने के बाद आरोही कुछ ज्यादा ओवरस्टार बनने की कोशिश कर रही है। क्या वो अभी भी कॉलेज के लड़कों का दिल जीतना चाहती है? क्या उसे सच में लगता है कि वो अपने इस भयानक चेहरे के साथ किसी लड़के को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकती है? ऊपर से वो अब शादीशुदा भी है, तो कौन ही लड़का होगा जो उस जैसी लड़की को पसंद करेगा? ये सुनकर एक लड़की हंसते भी बोली, हो सकता है, वैसे भी मैंने सुना है जिस आदमी से उसकी शादी हुई है वो जल्द ही मरने वाला है। तभी दूसरी लड़की बोली, उसकी शादी तो हो गई, वरना मुझे तो लगा था कि वो जिंदगी भर कुंवारी ही रहेगी। उसने अपना चेहरा देखा है कि इतना डरवाना है, कोई कमजोर दिल वाला आदमी उसे देख ले तो हार्ट अटैक से मर जाए। लेकिन कुछ भी कहो, वो आदमी बहुत हिम्मत वाला होगा जो उसने इस भयानक लड़की से शादी की। मुझसे तो वो एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं वो जब उसे देखता होगा उसे कैसा लगता होता। अरे तुम्हें नहीं पता है कि ये शादी बस एक समझौता है? वो आदमी बहुत ही जल्द मरने वाला है। बस किसी पंडित जी ने बताया कि उसके जीवन में किसी की कमी है, अगर उसकी शादी हो गई तो शायद वो बच जाए, इसलिए ये शादी हुई।
वैसे भी कोई लड़की एक ऐसे आदमी से क्यों शादी करना चाहेगी जो जल्द ही मरने वाला हो, इसलिए थक हार कर उसे आरोही से शादी करनी पड़ी, क्योंकि और कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन अगर वो ऐसा करने में नाकाम रही तो उसका हस्बैंड जरूर मर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या तुम्हें लगता है कि लड़के का परिवार उसे अपने बेटे के अभिशाप के रूप में मानेंगे और उसे घर से निकाल देगा? हाँ, ये सही है। वैसे भी उस जैसी कैरेक्टरलेस लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए, वो यही डिजर्व करती है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुए मेरे कार्तिक पर लाइन मरने की। देखा तुमने कैसे उससे हंस हंस कर बात कर रही थी, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उसका मुंह ही नोच लूं। जिस तरह का उसका रवैया है, मुझे लगता है कि हस्बैंड 1 साल से भी कम समय में मर जाएगा। 1 साल, ये बहुत लंबा समय है। मैं शर्त लगा सकती हूँ वो कुछ महीने में अंदर ही मर जाएगा। तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा खुल गया और आरोही बाहर आए और अपनी क्लासमेट की तरफ देखते हुए बोली, तुम लोग मुझ पर शर्त लगा रही हो? उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो भी बाथरूम में होगी। वे सब इतने चौंक गए कि उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। लड़कियों के ग्रुप ने आरोही के हाव भाव को अच्छी तरह से देखा। वे चाहते थे कि वो उनके द्वारा कही गई सभी बातों के लिए शर्मिंदा महसूस करे, लेकिन इसके बजाय आरोही के चेहरे पे एक स्माइल थी। तुम लोग मेरे पीछे मेरे बारे कई शर्त लगा हो, मुझे भी तो पता चला कि शर्त क्या है ताकि मैं भी शर्त लगा सकूं। क्या? आरोही की बात सुनकर वे एक दूसरे को हैरान नजर से देखने लगे। मैंने कहा तुम लोग मेरे हस्बैंड पर शर्त लगा रही हो न, तो क्यों न मैं भी तुम लोग के साथ शर्त लगाऊं। तुम लोग शर्त लगा रही हो कि वो कुछ महीने में ही मर जाएगा, तो मैं शर्त लगती हूँ कि वो 1 महीने के अंदर ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है? चलो एक काम करते हैं, अगर तुम हारी तो तुम मेरे सामने झुकोगी और मेरे हर ऑर्डर मानोगी, अगर मैं हारी तो तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, ठीक है? ये बोलते समय आरोही के चेहरे पे कुटिलता भारी मुस्कान थी। उनकी हिम्मत कैसे हुई दक्ष के बारे में ऐसी बात करने की? वो उसके बारे में चाहे जो बोले उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वो अपने हस्बैंड के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती थी। वो अब इन्हें बताएगी कि किसी के पीठ पीछे बात करने का क्या अंजाम होता है। वैसे भी उससे बेहतर ये बात कौन जान सकता था कि दक्ष ठीक है या नहीं। दक्ष बिल्कुल ठीक था, उसे कुछ नहीं हुआ था। कॉलेज में हर कोई जानता है कि आरोही ने जिस आदमी से शादी की है वो जल्द ही मरने वाला है। उन्होंने यह उसकी बहन से सुना था, तो ये सही ही होगा। लड़कियों ने सोचा कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। आरोही ने अपने हाथ धोए और उनकी ओर देखकर मुस्कुराई, ठीक है फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। वो मुड़ी और चली गई। लड़कियां बहुत गुस्से में थी, लेकिन उनकी आंखों ने हारने का डर भी था। आरोही के कहने का क्या मतलब था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसका हस्बैंड ठीक है और ये सब सिर्फ एक अफवाह थी? डरो मत, तो क्या हुआ अगर ये सच भी हुए तो? वो बस एक घमंडी लड़की है जिसे बस दूसरों को नीचा दिखाना आता है, पर हम भी हार नहीं मानेंगे और उसका डटकर सामना करेंगे। ये सही है, वो बहुत घमंडी है, मुझे समझ नहीं आता उसे किस बात का घमंड है। वो एक अमीर बूढ़े की बीवी है। लड़कियों ने आरोही को सबक सीखने के लिए बाथरूम में मन बना लिया था। रात के खाने के समय आरोही नीचे आए। वो बहुत खुश लग रही थी क्योंकि उसने सोचा कि वो दक्ष के साथ अब कुछ टाइम स्पेंड कर सकती है। वैसे भी इन 1 हफ्ते में वो पढ़ाई में इतनी बिजी हो गई थी कि उसने दक्ष को ठीक से देखा भी नहीं था। लेकिन जब उसे पता चला कि दक्ष अभी भी वापस नहीं आया है तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने अपने खाने की तरफ देखा, लेकिन जैसे उसकी भूख ही मर गई, उसका खाना का बिल्कुल भी मन नहीं किया। फिर कुछ सोचकर उसने अपना फ़ोन निकाला और दक्ष को फ़ोन किया। हिल हाउस के हेडक्वार्टर पर सभी लोग मीटिंग रूम में मौजूद थे। हिल हाउस एक रहस्यमयी जगह थी और उसका लीडर तो और भी रहस्यमयी था। कोई नहीं जानता था कि हिल हाउस का मालिक कौन है। आज तक किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। वो जहां भी जाता था अपने चेहरे पे मास्क पहनता था। हिल हाउस लीगल और इलीगल दोनों काम करते थे। हिल हाउस के मेंबर पूरे देश में फैले हुए थे। बाहर के सभी लोगों को लगता था कि यह सिर्फ एक अफवाह है और वास्तव में ऐसा कोई आदमी नहीं है। मीटिंग रूम में एकदम शांति था। हेड चेयर पर बैठा एक आदमी अपने सबॉर्डिनेट की रिपोर्ट सुन रहा था। तभी उस शांति को भंग करते हुए किसी का फोन बजा। वहां मौजूद सीनियर मैनेजमेंट ने खौफ से एक दूसरे को देखा, क्योंकि हर जानता था कि काम के समय उनके बॉस को डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि ये उनके बॉस का ही फ़ोन था और वो और हैरान हो गई, क्योंकि उन्होंने कभी भी सोचा था कि ये उसका फ़ोन होगा। हर किसी को पता था कि मीटिंग के दौरान बॉस को डिस्टर्ब होने से नफरत थी। पक्का अब कॉल करने वाले की खैर नहीं थी। सबने उस इंसान के लिए सॉरी फील किया। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने देखा कि किसका कॉल है तो आसपास टेम्परेचर जो घुटन से भरा हुआ था वो एकदम से नॉर्मल हो गया।
उन सभी ने अपना सिर नीचे झुका लिया, किसी ने भी आदमी के तरफ देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे महसूस कर सकते हैं कि कमरे में तापमान पहले से थोड़ा पहले नॉर्मल हो गया था। पहले जो उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी वो ठीक से सांस ले पा रहे थे। ये महसूस कर वो ये बात जानने के लिए उत्सुक हो गए कि किसका कॉल था, जिसे देखकर उनके बॉस का गुस्सा छूमंतर हो गया। आरोही के कॉल करने के 10 सेकंड बाद ही दक्ष ने कॉल उठा लिया था, जिस वजह से आरोही खुश हो गई और उसने उसी खुशी के साथ बोली, हब्बी आप कहाँ हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आज मेरी एग्जाम खत्म हो गई, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा समय साथ बिताऊंगी। वैसे भी पिछले एक हफ्ते से मैंने आपको ठीक से देखा भी नहीं, जिस वजह से मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। वही आरोही की बात सुनकर दक्ष खुश हो गई और बोला, ठीक है मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, तुम मेरा वही इंतजार करो। और ये बोलते हुए उठ खड़ा और बाहर जाते हुए बोला, मीटिंग ओवर, और ये बोलकर चला गया। उसी समय मीटिंग रूम के सभी लोग ये सोच रहे हैं कि फोन पर कौन था जिससे कॉल पर बॉस तुम चले गए, और ऊपर से उनकी आवाज़ इतनी स्वीट कब से हो गए। आमतौर पर उसकी आवाज़ इतनी कोल्ड है कि सामने वाला आदमी डर के मारे बेहोश हो जाए, लेकिन अब यह अचानक 360 डिग्री का चंगे कहाँ से आ गया और उन्हें इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं थी। उनके जबड़े गिर गए और वे अनुमान लगाने लगे कि फ़ोन के दूसरे छोर पर कौन थे। वो कौन है जिससे उनका बॉस इतना कोमलता से पेश आ सकता है। दक्ष ने जाने के बाद सबने वंश की तरफ देखा, वो ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि फ़ोन की दूसरी तरफ कौन था। उन सभी ने एक दूसरे से नज़रें मिलाईं और हैरान हो गए वो शक्तिशाली इंसान कौन था जिसकी एक कॉल पर उनके बॉस तुम चले गए। शौर्य के चेहरे पे एक स्माइल थी और वो बोला, इंटरेस्टिंग। हिल हाउस में बाकी सब तुम पर छोड़ देता हूँ, बॉस का अब अपना परिवार है और जाहिर तौर पर अब उनकी लाइफ में काम से इम्पोर्टेंट भी कोई है। मैं भी अब छोटा नहीं था, अब समय आ गया है कि मेरी भी एक वाइफ हो, इसलिए मैं भी चलता हूँ, मुझे भी अपने लिए एक खूबसूरत वाइफ ढूंढने की ज़रूरत है। ये बोलकर शौर्य भी वहाँ से चला गया। लेकिन अब यह अचानक 360 डिग्री का चंगे कहाँ से आ गया और उन्हें इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं थी। उनके जबड़े गिर गए और वे अनुमान लगाने लगे कि फ़ोन के दूसरे छोर पर कौन थे। वो कौन है जिससे उनका बॉस इतना कोमलता से पेश आ सकता है। दक्ष ने जाने के बाद सबने वंश की तरफ देखा, वो ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे कि फ़ोन की दूसरी तरफ कौन था। उन सभी ने एक दूसरे से नज़रें मिलाईं और हैरान हो गए वो शक्तिशाली इंसान कौन था जिसकी एक कॉल पर उनके बॉस तुम चले गए। शौर्य के चेहरे पे एक स्माइल थी और वो बोला, इंटरेस्टिंग। हिल हाउस में बाकी सब तुम पर छोड़ देता हूँ, बॉस का अब अपना परिवार है और जाहिर तौर पर अब उनकी लाइफ में काम से इम्पोर्टेंट भी कोई है। मैं भी अब छोटा नहीं था, अब समय आ गया है कि मेरी भी एक वाइफ हो, इसलिए मैं भी चलता हूँ, मुझे भी अपने लिए एक खूबसूरत वाइफ ढूंढने की ज़रूरत है। ये बोलकर शौर्य भी वहाँ से चला गया। वही दूसरी तरफ दक्ष की आने की बात सुनकर आरोही खुश हो गई और खुशी खुशी अपना डिनर करने लगी। वैसे भी उसे बहुत भूख लग रही थी, बचपन से ही वो एक नहीं नंबर की भूखर थी, बस खाना देखकर उस पर टूट पड़ती थी। उसका और खाने का एक अलग ही संबंध था, वो जब भी खुश होती तो अपना आप को एक ट्रीट देती और दुखी होती तब भी खूब सारा खाना खाती। ऐसा लगता था जैसे उसे खाने का बस बहाना चाहिए। आरोही के मॉम डैड तो कभी कभी तो आरोही की भूख देखकर हैरान हो जाते थे, पर वो इस बात से ज़्यादा हैरान होते थे कि आरोही चाहे कितना भी खा ले पर वो कभी मोटी ही नहीं होती थी। वो बचपन से ऐसे ही थी, एकदम पतली। आरोही मजे लेकर अपना खाना खा ही रही थी कि उसे बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गई कि दक्ष आ गया है। ये देखकर आरोही ने जल्दी से अपना हाथ और चेहरा साफ लिया और किसी नौकर से वो प्लेट ले जाने को बोला और खुद दक्ष को देखने के बाहर चली गई। उससे तो अब दक्ष को देखने का इंतजार ही नहीं हो रहा है। वही जानती थी कि उसने ये एक हफ्ते दक्ष की बिना कैसे बिताया था। उसने ऐसा जानबूझकर किया था, उसे पता था कि वो अगर दक्ष के पास गए तो अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएगी और इस बार कुछ बार करके उसे अच्छे ग्रेड लाने थे, वरना उसे कॉलेज से निकला दिया जाता, जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जैसा ही आरोही की नज़र दक्ष पर गए, उसके चेहरे पे एक प्यारी मुस्कान आ गई और वो दौड़कर दक्ष के पास गए और उसे गले लगाते हुए बोली, हब्बी आप आ गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। वही आरोही के मुंह से ऐसी बात सुनकर दक्ष के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आरोही के कपड़ों पर गए उसकी आंखें सख्त हो गए। ठंड का मौसम था और आरोही ने बस एक पतली सी मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी और ऊपर से वो ड्रेस आरोही के बदन से एकदम चिपकी हुई थी, जिस वजह से उस ड्रेस में उसका फिगर साफ नजर आ रही थी। ये सोचकर कि पता नहीं कितनी लोगों ने आरोही को इस तरह देखा होगा, उसकी पकड़ आरोही पर कस और वही दक्ष के इस तरह करने से आरोही के मुंह से एक चीख निकल गई। आरोही दर्द से करहाते हुए बोली, हब्बी ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है।
पर दक्ष के ऊपर आरोही के चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ उसकी पकड़ आरोही पर कसती चली गई। वही दर्द के मारे आरोही अब रोने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से दक्ष को क्या हुआ, वो इतने गुस्से में क्यों था, क्या ऑफिस में कुछ हुआ था। पिछली जिंदगी में तो दक्ष ऐसा नहीं था, वो कभी भी उसके साथ इस तरह से पेश नहीं आता था। फिर अब क्या हुआ, वो इस तरह हर बात पर उस पर गुस्सा कर रहा था। हब्बी मुझे छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। फिर रोते हुए आगे बोली, हब्बी आप बुरे हो, आप जब देखो मुझे चोट पहुंचाते रहते हैं। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वही आरोही के मुंह से फिर से दूर जाने वाली बात सुनकर दक्ष जैसे पागल हो गया, उसके आसपास का एकदम से खतरनाक हो गया। फिर वो आरोही को खींचते हुए ऊपर ले गया। वही दक्ष को इतने गुस्से में देखकर आरोही को उससे बहुत डर लग रहा था। दक्षी वैसे ही आरोही को खींचते हुए अपने रूम में ले गया और उसे एक जोरदार धक्का दे दिया, जिससे वो सीधा बिस्तर पर जाकर गिरी और चीख निकल गए। दक्ष ने एक नज़र भी आरोही की तरफ नहीं देखा, जैसे उसे आरोही की चोट लगने से कोई फर्क नहीं। दक्ष ने फिर दरवाजा बंद कर दिया। आरोही की तरफ देखता है और उसे कमांडिंग टोन में बोला, वाइफी मेरे पास आओ। दक्ष का ये रूप देखकर आरोही पूरी तरह से हैरान थी। क्या ये उसका दक्ष था? नहीं, ये वो दक्ष नहीं था जिसने उससे प्यार किया था। जो इंसान उसकी शरीर पर एक छोटी सी चोट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आज वो खुद उसे इतना दर्द दे रहा था। इस जिंदगी में वैसे कुछ भी नहीं हुआ था जो उसकी पिछली जिंदगी में हुआ था, पर फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी भी दक्ष का ये रूप देखेगी। इससे अच्छा तो उसका कभी रिपीट नहीं होता। भगवान पता नहीं उसे किस बात की सजा दे रहे थे। पिछली जिंदगी में उसकी बहन ने उसे बेदर्दी से मार दिया और इस जीवन में उससे जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया वो उससे इस तरह पेश आ रहा था। दक्ष का इतना भयानक रूप देखकर आरोही का पूरा शरीर कौंप रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, जहाँ दक्ष उसे कभी न पकड़ पाए। उसे ऑर्डर न मानते देख दक्ष गुस्से से उसके करीब आया और उसने कसकर उसके बाल को पकड़ लिया। वही उसकी पकड़ उसके बाल पर इतनी मजबूत थी कि उसके मुंह से एक चीख निकल गई। दक्ष ने एक नज़र उसके रोते हुए चेहरे को देखा और फिर एक झटके में उसके ड्रेस को फाड़ दिया। ये महसूस कर आरोही ने कसकर अपनी आंखों बंद कर ली। उसे पता था वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, दक्ष के पकड़ से खुद को नहीं छुड़ा सकती है, इसलिए उसने खुद को दक्ष के हवाले कर दिया। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। एक पैक्सेप्स मस्कुलर बॉडी, ऊपर से उसका हैंडसम फेस। कोई भी लड़की उसे इस तरह देखकर अपना दिल हार सकती थी। शहर की बहुत सारी लड़कियों उसके साथ रात बिताने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन आरोही उन लड़कियों में से नहीं थी। उसने उससे प्यार किया था, वो भी सच्चे दिल से, उसका चेहरा देखकर नहीं, उसका दिल देखकर। दक्ष का ये रूप देखकर आरोही अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी। वो किसी पुतले की तरह वहां खड़ी थी और कुछ भी नहीं कर रही थी। पर आरोही की ऐसी हालात देखकर भी दक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आरोही को उठाकर बिस्तर पर पटक दिया और खुद भी उसके ऊपर आ गया और किसी पागलों की तरफ उसे किस करने लगा। वो किस कम कर रहा था, आरोही के होठों को काट ज्यादा रहा था, जैसे वो उसे किसी बात की सजा दे रहा हो। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वो एकदम से रुक गया और आरोही की तरफ देखा, जो अपनी आंखों बंद किए हुए किसी लाश की तरफ बिस्तर पर पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था आज वो सच में मर गए हो। उसे इस तरफ लाश की तरह पड़ा हुआ देख दक्ष का गुस्सा हद पार कर गया और वो एक झटके के साथ उसके ऊपर से उठ गया। वाइफी अपनी आंखें खोलो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वही दक्ष की आवाज़ इतनी खतरनाक थी कि आरोही ने झट से अपनी आंखें खोल दी और दक्ष की तरफ देखा। वही आरोही की आंखों में अपने लिए डर देखकर दक्ष के चेहरे पे खतरनाक मुस्कान आ गए और वो कसकर उसके गालों को पकड़ते हुए बोली, गाइड वाइफी, आज के बाद कभी भी मेरे बात काटने की हिम्मत मत करना। फिर उसके शरीर को देखते हुए बोला, वाइफी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे हर चीज़ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, तो तुम्हारे हिम्मत कैसे हुए इस तरह के घटिया कपड़े पहनकर नीचे आने की। वही दक्ष का जवाब सुनकर आरोही ने अपने कपड़ों की तरफ देखा और वो समझ गई कि दक्ष इतने गुस्से में क्यों था। वो तो उससे मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि उसने अपने कपड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया था। वो कैसे भूल गए कि दक्ष उसे लेकर कितना पोसेसिव है। फिर उसने अपना सिर झुका लिया और आरोही का रिएक्शन देखकर दक्ष ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। वाइफी, अब गलती की है तो उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी ही। दक्ष ने फिर आगे कुछ नहीं कहा, बस बढ़कर होठों पर किस कर लिया। दक्ष किसी भूखे दरिंदे की तरह उस पर टूट पड़ा था। दक्ष के इस तरह करने से आरोही को बहुत दर्द हो रहा था। दक्ष का ये रूप उसके लिए बहुत ही भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे ये वो दक्ष नहीं कोई और ही है। जिन आंखों में उसने हमेशा अपने लिए प्यार और केयर देखी थी, आज उन आंखों में उसके लिए बेहिसाब गुस्सा था। वो कैसे भी करके बस अपने गुस्से को शांत करना चाहता था।
ये सोचकर उसका दिमाग फटा जा रहा था कि पता नहीं कितनी लोगों ने आरोही को इस तरह अपनी गंदी नज़रों से देखा होगा। दक्ष का मानना था कि जो चीज़ उसकी है उसे चुने और देखने का हक सिर्फ उसका है और किसी का भी नहीं। फिर ये तो उसकी बीवी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई उसकी बीवी को आंख उठाकर भी देखे। फिर दक्ष से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो आरोही को वॉशरूम में ले गया और उसे शावर के नीचे लेकर खड़ा कर दिया। शावर का ठंडा पानी उन दोनों के शरीर पर गिर रहा था। वही आरोही बस बिना रुके रोए ही जा रही थी क्योंकि उसे दक्ष के बेरुखी बहुत चुभ रही थी। वही आरोही को इस तरह रोता देख दक्ष को गुस्सा बढ़ाता जा रहा था। दक्ष ने एक गहरी सांस ली और आरोही को अच्छे से क्लीन करने लगा, जैसे वो सबकी नज़रों की छुअन आरोही की बॉडी से हटना चाहता हो। वही दक्ष के इस तरह करने से आरोही को बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था कि अगर दक्ष के गुस्से को शांत करना था तो उसे ये सब सहन करना ही होगा। क्या आरोही दक्ष के गुस्से को शांत कर पाएगी? दक्ष तब तक आरोही को क्लीन करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसने आरोही के छोटे से चेहरे की तरफ देखा। रोना के वजह से उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया था, उसकी दोनों आंखें बुरी तरह से सूज गई थी और ठंड के मारे उसका पूरा शरीर कॉप रहा था। आरोही को इस तरह रोता देख दक्ष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर इसमें आरोही की ही गलती थी। किसने कहा था उसे इस तरह के कपड़े पहनकर नीचे आने को? ना ही वो इस तरफ के कपड़े पहनती, न ही वो उस पर गुस्सा करता। आरोही को उसके अलावा चुना तो दूर, उसकी तरफ नज़र उठाकर भी कोई देखो उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। उसका बस चले तो आरोही को हमेशा अपने पास रखता, उसे कभी भी खुद से दूर जाने न देता। पर उसे भी पता था कि अगर उसने इस तरह आरोही को कैद करके रखा तो आरोही उसके करीब आने की जगह उससे दूर भागने लगेगी, जो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आरोही ने उसे पहले ही कह दिया था कि वो नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती है, वो किसी नॉर्मल लड़की की तरह उसके प्यार में पड़ना चाहती है। इसलिए ही उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रखा था, क्योंकि वो आरोही को हर्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन वो खुद को एक हद तक ही खुद कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो दक्ष सिंघानिया था जिससे नज़र मिलने भर से ही लोगों की रूह कौप जाती थी। वो तो आरोही थी जिसके लिए उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था, वरना वो वही करता था जो वो करना चाहता है। पर आरोही अलग थी, वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था, फिर ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद दक्ष आरोही को चुप करवाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर आरोही चुप ही नहीं हो रही थी, बिना रुके बस रोए ही जा रहा था। आरोही को इस तरह रोता देख दक्ष को अब गुस्सा आने लगा था, पर उसे ये भी पता था कि उसे शांति से काम लेना होगा, वरना आरोही चुप नहीं होगी। फिर उसने एक गहरी सांस ली, उसने आरोही का चेहरा ऊपर किया और एकदम से उसे किस कर लिया। वो उसे बहुत प्यार से किस कर रहा था। उसके किस में पहले जैसे कोई गुस्सा नहीं था, बस उसके लिए खूब सा सारा प्यार था। दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही एकदम से चुप हो गई और अपनी आंसू भारी आंखों से दक्ष की तरफ देखने लगी। उसे इस जीवन में दक्ष को समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी। कभी कभी तो दक्ष उससे इतने प्यार से पेश आता था कि जैसे वो उससे बहुत प्यार करता है, पर दूसरे ही पल वो उसे चोट पहुंचने से पहले एक बार नहीं सोचता था। वही दक्ष तब तक उसे किस करता रहा जब तक आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो गई। फिर उसने उसे छोड़ दिया और कसकर गले लगाते हुए प्यार से उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है लिटिल वाइफी, बस बहुत हुआ, अब चुप भी हो जाए। तुम्हें पता है न कि मुझे तुम्हारे आंख में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं। दक्ष ने ये बात बहुत ही प्यार से बोली थी। वही आरोही बस जैसे इसी का इंतजार कर रही थी। वो इस तरह दक्ष के प्यार से बोलने से और जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, हब्बी आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे डांटा, आपने मुझसे हद भी किया, बुरे हब्बी। वो बार बार यही बोल रही थी और बोलते हुए वो अपने छोटे छोटे हाथों से दक्ष के सीना पर मार भी रही थी। वही दक्ष को उसके इस तरह मारे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आरोही के मुंह से ऐसी बच्चों वाली शिकायत सुनकर दक्ष के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान जरूर आ गई थी। फिर वो आरोही के आंसू पोंछते हुए बोला, ठीक है चलो अब चुप हो जाओ। लिटिल वाइफी, तुम ये बात हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मेरी तुम्हें उस तरह देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया लिटिल वाइफी, पर आगे से कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये बोलते समय दक्ष के आवाज में आरोही के लिए एक अलग सा ही पागलपन था, जिसे महसूस कर आरोही बुरे तरह डर गए। फिर भी उसने दक्ष से कुछ नहीं कहा, अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दिया। दक्ष को अपने लिए इतना पॉसेसिव देखकर आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। दक्ष फिर आरोही को वैसे ही अपनी गोद में लिए बैग की तरफ गया और आरोही को अपने ऊपर सुला लिया और कसकर आरोही को उसकी कमर से पकड़ लिया। वही ये देखकर आरोही कोई भी हैरानी नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में भी दक्ष उसे इस तरह से गले लगकर सोता था। उसे इस तरह की सोने आदत थी, इसलिए उसने कोई रिएक्ट नहीं किया।
आरोही आज जो कुछ भी हुआ उस वजह से बहुत थक गई थी, जिस वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। पर वही दक्ष के आंखें से नींद कोस दूर थी। वो अजीब तरह से आरोही की तरफ देख रहा था। उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा था वो उसके सिवा कोई नहीं जानता था। ऐसी ही थोड़ी देर आरोही को देखते रहने के बाद दक्ष ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। सॉरी, छोटा चैप्टर के लिए मैं तो आज लिखने वाली ही नहीं थी, पर मुझे पता है आपको नए चैप्टर्स का इंतजार रहता है, इसलिए मुझसे जितना हुआ मैंने लिख दिया। आई होप कि आप लोग समझोगे, पर मैं कल से ट्राई करूंगी कि रोज की तरह लंबा चैप्टर लिख सकूं। थैंक यू। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल माई रीडर्स। आपको अगर मेरी स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। दक्ष तब तक आरोही को क्लीन करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसने आरोही के छोटो से चेहरे की तरफ देखा। रोना के वजह से उसका चेहरा पूरा लाल पड़ गया था। उसकी दोनों आंखें बुरी तरह से सूज गई थी और ठंड के मारे उसका पूरा शरीर कॉप रहा था। आरोही को इस तरह रोता देख दक्ष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर इसमें आरोही की ही गलती थी। किसने कहा था उसे इस तरह के कपड़े पहनकर नीचे आने को? ना ही वो इस तरफ के कपड़े पहनती, न ही वो उस पर गुस्सा करता। आरोही को उसके अलावा चुना तो दूर, उसकी तरफ नजर उठाकर भी कोई देखो उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। उसका बस चले तो आरोही को हमेशा अपने पास रखता, उसे कभी भी खुद से दूर जाने न देता। पर उसे भी पता था कि अगर उसने इस तरह आरोही को कैद करके रखा तो आरोही उसके करीब आने की जगह उससे दूर भागने लगेगी, जो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आरोही ने उसे पहले ही कह दिया था कि वो नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहती है। वो किसी नॉर्मल लड़की की तरह उसके प्यार में पड़ना चाहती है, इसलिए ही उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रखा था, क्योंकि वो आरोही को हर्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन वो खुद को एक हद तक ही खुद कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। वो दक्ष सिंघानिया था, जिससे नज़र मिलने भर से ही लोगों की रूह कौंप जाती थी। वो तो आरोही थी जिसके लिए उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था, वरना वो वही करता था जो वो करना चाहता है। पर आरोही अलग थी, वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था, फिर ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद दक्ष आरोही को चुप करवाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर आरोही चुप ही नहीं हो रही थी, बिना रुके बस रोए ही जा रहा था। आरोही को इस तरह रोता देख दक्ष को अब गुस्सा आने लगा था, पर उसे ये भी पता था कि उसे शांति से काम लेना होगा, वरना आरोही चुप नहीं होगी। फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसने आरोही का चेहरा ऊपर किया और एकदम से उसे किस कर लिया। वो उसे बहुत प्यार से किस कर रहा था। उसके किस में पहले जैसे कोई गुस्सा नहीं था, बस उसके लिए खूब सा सारा प्यार था। दक्ष के इस तरह किस करने से आरोही एकदम से चुप हो गई और अपनी आंसू भारी आंखों से दक्ष की तरफ देखने लगी। उसे इस जीवन में दक्ष को समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी। कभी कभी तो दक्ष उससे इतने प्यार से पेश आता था कि जैसे वो उससे बहुत प्यार करता है, पर दूसरे ही पल वो उसे चोट पहुंचने से पहले एक बार नहीं सोचता था। वही दक्ष तब तक उसे किस करता रहा जब तक आरोही को सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो गई। फिर उसने उसे छोड़ दिया और कसकर गले लगाते हुए प्यार से उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है लिटिल वाइफी, बस बहुत हुआ, अब चुप भी हो जाए। तुम्हें पता है न कि मुझे तुम्हारे आंख में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं। दक्ष ने ये बात बहुत ही प्यार से बोली थी। वही आरोही बस जैसे इसी का इंतजार कर रही थी। वो इस तरह दक्ष के प्यार से बोलने से और जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, हब्बी आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे डांटा, आपने मुझसे हद भी किया, बुरे हब्बी। वो बार बार यही बोल रही थी और बोलते हुए वो अपने छोटे छोटे हाथों से दक्ष के सीना पर मार भी रही थी। वही दक्ष को उसके इस तरह मारे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आरोही के मुंह से ऐसी बच्चों वाली शिकायत सुनकर दक्ष के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान जरूर आ गई थी। फिर वो आरोही के आंसू पोंछते हुए बोला, ठीक है चलो अब चुप हो जाओ। लिटिल वाइफी, तुम ये बात हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मेरी तुम्हें उस तरह देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया लिटिल वाइफी, पर आगे से कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये बोलते समय दक्ष के आवाज में आरोही के लिए एक अलग सा ही पागलपन था, जिसे महसूस कर आरोही बुरे तरह डर गए। फिर भी उसने दक्ष से कुछ नहीं कहा, अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दिया। दक्ष को अपने लिए इतना पोसेसिव देखकर आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। दक्ष फिर आरोही को वैसे ही अपनी गोद में लिए बैग की तरफ गया और आरोही को अपने ऊपर सुला लिया और कसकर आरोही को उसकी कमर से पकड़ लिया। वही ये देखकर आरोही कोई भी हैरानी नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में भी दक्ष उसे इस तरह से गले लगकर सोता था। उसे इस तरह की सोने आदत थी, इसलिए उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। आरोही आज जो कुछ भी हुआ उस वजह से बहुत थक गई थी, जिस वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। पर वही दक्ष के आंखें से नींद कोस दूर थी। वो अजीब तरह से आरोही की तरफ देख रहा था। उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा था वो उसके सिवा कोई नहीं जानता था। ऐसी ही थोड़ी देर आरोही को देखते रहने के बाद दक्ष ने भी अपनी आंखें बंद कर ली।
वही आरोही बस जैसे इसी का इंतजार कर रही थी, वो इस तरह दक्ष के प्यार से बोलने से और जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, हब्बी आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे डांटा, आपने मुझसे हद भी किया, बुरे हब्बी। वो बार बार यही बोल रही थी और बोलते हुए वो अपने छोटे छोटे हाथों से दक्ष के सीना पर मार भी रही थी। वही दक्ष को उसके इस तरह मारे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आरोही के मुंह से ऐसी बच्चों वाली शिकायत सुनकर दक्ष के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान जरूर आ गई थी। फिर वो आरोही के आंसू पोंछते हुए बोला, ठीक है चलो अब चुप हो जाओ। लिटिल वाइफी, तुम ये बात हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मेरी तुम्हें उस तरह देखने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया लिटिल वाइफी, पर आगे से कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये बोलते समय दक्ष के आवाज में आरोही के लिए एक अलग सा ही पागलपन था, जिसे महसूस कर आरोही बुरे तरह डर गए। फिर भी उसने दक्ष से कुछ नहीं कहा, अपना छोटा सा सिर हाँ में हिला दिया। दक्ष को अपने लिए इतना पोसेसिव देखकर आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। दक्ष फिर आरोही को वैसे ही अपनी गोद में लिए बैग की तरफ गया और आरोही को अपने ऊपर सुला लिया और कसकर आरोही को उसकी कमर से पकड़ लिया। वही ये देखकर आरोही कोई भी हैरानी नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में भी दक्ष उसे इस तरह से गले लगकर सोता था, उसे इस तरह की सोने आदत थी, इसलिए उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। आरोही आज जो कुछ भी हुआ उस वजह से बहुत थक गई थी, जिस वजह से उसे जल्दी ही नींद आ गई। पर वही दक्ष के आंखें से नींद कोस दूर थी, वो अजीब तरह से आरोही की तरफ देख रहा था। उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा था वो उसके सिवा कोई नहीं जानता था। ऐसी ही थोड़ी देर आरोही को देखते रहने के बाद दक्ष ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। आज रिजल्ट आने वाला था, जिस वजह से कुछ बच्चे एक्साइटेड थे तो कुछ के चेहरे पर नेवुसनेस थी। तभी टीचर क्लास के अंदर आए, उनके एक हाथ में रिजल्ट था तो दूसरे हाथ में आरोही का एक्सपेल्शन लेटर। टीचर के आते ही क्लास एकदम से शांत हो गए। टीचर्स ने एक सबकी तरफ देखा, लेकिन तभी उनकी आरोही का पर और उनके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। जैसे कि बच्चों, आपको पता है कि आपका रिजल्ट आ गया है, पर मैं रिजल्ट अनाउंस करने से पहले आपको कुछ जरूरी बताना चाहती हूँ। जैसे ही बच्चों ने ये सुना उनकी आंखें चमक उठी। सबके एक साथ लास्ट रो में बैठी आरोही की तरफ देखा। उन्हें पहले ही पता था कि टीचर किस बारे में बात कर रही थी। जैसे कि आप सबको पता है कि आरोही ने कॉलेज के बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं, जो हमारे कॉलेज के रेपुटेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए कॉलेज ने उसे एक्सपेल करने का फैसला किया है। आरोही, जल्दी से अपना सामान पैक करो और अभी के अभी हमारे कॉलेज से निकल जाओ। तुम जैसे बच्चों के लिए हमारे कॉलेज में कोई जगह नहीं है। ये सुनकर सब बच्चों एक्साइटमेंट के मारे चिल्लाने लगे, स्पेशली लड़कियां, वो बहुत ज्यादा खुश थी। तभी एक लड़की बोली, मैंने बोला था कि इसे जल्द ही कॉलेज से निकल दिया जाएगा, फाइनली मुझे अब इस भयानक चेहरे को नहीं देखना पड़ेगा। आरोही ने एक कुटिलता भरी मुस्कुराहट के साथ स्टेज पर खड़ी टीचर की तरफ देखा, जो उसके एक्सपेल्शन से बहुत खुश थी। लेकिन आरोही की आंखें में एक्सपेल्शन का बिल्कुल भी डर नहीं था। फिर वो खड़ी हुई और बोली, आप मुझे इस तरह कॉलेज से नहीं निकल सकती है, आपके पास ऐसा करने का कोई वैलिड रीजन नहीं है। फिर अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोली, जहां तक मुझे याद है कि कॉलेज में एक नियम है कि अगर आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया और आपके वजह से कॉलेज का नाम हुआ तो आपकी सारी पुरानी गलतियों को माफ कर दीजिए। मुझे लगता है कि आपको कुछ भी बोलने से पहले एक बार मेरी रिजल्ट को जरूर देखना चाहिए। ये बोलते हुए आरोही बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, जैसे उसे पता हो कि रिजल्ट में क्या हो। आरोही की बात सुनकर एक पल के लिए टीचर्स हैरान हो गए और फिर जोर जोर से हंसने लगी और बाकी स्टूडेंट भी आरोही की बात सुनकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। क्या इस भयानक लड़की ने कहा कि इसने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है? क्या मजाक है? हो भी सकता हो उसने टॉप किया हो, लेकिन नीचे से। आरोही की बात सुनकर टीचर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आरोही मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आ रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कुछ नहीं सकती हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी धक्के मारकर कॉलेज से बाहर निकलवा सकती हूँ। मुझे पता है इससे तुम्हें कोई फर्क न पड़ेगा, पर हमारे कॉलेज की रेपुटेशन जरूर खराब हो सकती है, इसलिए मैं तुमको तब से समझा रही हूँ। ये सुनकर आरोही एक गहरी सांस लेती हुई बोली, टीचर्स मैं भी आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस एक बार चाहती हूँ कि आप मेरा रिजल्ट चेक ले, बस इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। आरोही को इस तरह खुद से बहस करता देख टीचर गुस्सा से आग बबूला हो गई। वो अब इस लड़की को एक और सेकंड भी इस कॉलेज में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मरा और अपने हाथ में पड़े बुकलेट में आरोही का नाम ढूंढने लगी। फाइनली उसे उसका नाम मिल गया।
फिर बिना रिजल्ट को देखो पूरे क्लास को उसे देखते हुए बोली, लो देखो, जब तक तुम अपने आंखें से अपना रिजल्ट नहीं देखोगी तुम्हें भरोसा नहीं होगा कि तुम बस इस कॉलेज के लिए ढाबा हो और कुछ नहीं। सब स्टूडेंट्स ने रिजल्ट की तरफ और वो हैरान हो गए। क्या इस बदसूरत लड़की के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? ये कैसा हो सकता है? वो इतना स्कोर कैसे कर सकती है? सबसे पहले मैथ्स का रिजल्ट था जैसा कि टीचर ने सोचा, हर बार की तरह उसे 0 मिला था। आरोही, क्या तुम इस रिजल्ट को देखने के लिए बोल रही थी? हाँ, तुमने सही कहा था, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन नीचे से। लेकिन जैसे ही उसने इकोनॉमिक्स का रिजल्ट देखा वो हैरान हो गए। 100 मार्क्स। टीचर को अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही है। टीचर को लग रहा था कि वो कोई सपना देख रही है। वो बार बार अपनी पलकें झपका रही थी, पर वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर रही हो, पर उसे अभी भी सोस्को ही दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी से नाम की तरफ देखा, ये आरोही का हो रिजल्ट था, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो फुल स्कोर कैसे कर सकती है? उसने जल्दी से आगे देखा, इंग्लिश वो, और हैरान हो गई, इसमें भी फुल स्कोर। जैसे ही वो आगे बढ़ते जा रही थी उसकी हैरानी भी बढ़ती जा रही थी, पर जैसे ही उसने क्लास रैंक की तरह देखा वो सदमे में ही चली गई। आरोही ने सच इस बार पूरी क्लास में टॉप किया था। टीचर्स नहीं बल्कि पूरी क्लास भी इस बात से हैरान थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बदसूरत लड़की टॉप कैसे कर सकती है? टीचर जोर से चिकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चीटिंग करने की? टीचर का इस तरह का रिएक्शन देखकर आरोही को कोई हैरानी नहीं हुई, लेकिन आरोही उसी तरह शांति से बोली, टीचर आप कैसे कह सकती है कि मैंने चीटिंग की है? क्या आपके पास कोई प्रूफ है? उकोश, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, पर वो भी कहा इतनी सनी से हार मनाने वाली थी। उसे आरोही से नफरत थी, बस कैसे भी करके उसे कॉलेज से निकलना था। अगर तुम्हें चीटिंग नहीं की तो तुम्हें मैथ्स के अलावा बाकी सब सब्जेक्ट में फुल स्कोर कैसे किया? टीचर्स आगे कुछ बोलती उससे पहले ही एक स्टाफ वहां आया और टीचर की बात बीच में काटते हुए बोला, मैडम, प्रिंसिपल सर ने आरोही को कॉलेज से निकलने का अपना डिसीजन बदल दिया है। वो चाहते हैं कि आरोही इसी तरह मेहनत करते रहे और हमारी कॉलेज का नाम रोशन करे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो लास्ट मोमेंट पर अपना डिसीजन कैसे बदल सकते हैं? वो 100% श्योर थी कि वो आरोही को कॉलेज से निकल देगी, लेकिन उसे भी पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता है। टीचर्स ने नफरत भरी नज़ारों से आरोही की तरफ देखा। अफसोस ये शौकन तो था ही कि कॉलेज में जो हमेशा लास्ट आता तो वो क्लास का टॉपर बन गया था। टीचर्स ने फिर एक लड़की को अपने पास बुलाया और सबको उसका रिजल्ट देने को बोला। उसने रिजल्ट के बारे में बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं था, वरना उसे आरोही को भी उसके इम्प्रूवमेंट के लिए उसकी तारीफ करनी पड़ती, जो उसके मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं होगा। ठीक है, अब अगर सबने अपना रिजल्ट देख लिया तो अपने रिजल्ट के हिसाब से अपना सीट अरेंज कर लो। सीट चंगे करने वाली बात सुनकर कुछ बच्चे खुश हो गए तो कुछ दुखी, क्योंकि वो अपनी सीट चंगे नहीं करना चाहते थे। आरोही अब खुश लग रही थी। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और सीट पार्टनर को बाय करते हुए बोली, भी कार्तिक, अब तुम्हें मेरा भयानक चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। कार्तिक ने कुछ नहीं, बस वो एक तक अपने रिजल्ट को देख रहा था। सबके सीट चंगे करने के बाद सबकी नज़र फर्स्ट बेंच पर ही थी। वो उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। पहली बेंच पर आरोही बैठी थी और उसके बाजू में कार्तिक। कार्तिक ने उस भयानक चेहरे को देखा जिससे वो दूर भागना चाहता था। अगर उसे पता होता कि रिजल्ट ये होने वाला है तो वो सेकंड आने से अच्छा लास्ट आना पसंद करता। आरोही ने कार्तिक को सिंपैथी भरी नज़रों से देखा, लेकिन उसे कार्तिक के नसीब पर बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने जैसे तैसे खुद को हंसने से रोका। पर कार्तिक ने आरोही को इस तरह खुद पर हंसते हुए देख लिया था जिससे उसका गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। टीचर्स ने फिर एक नज़र आरोही की तरफ देखा और फिर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वो आज एक स्टूडेंट से हार गए थी जो उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरा था। टीचर जाते ही पूरी क्लास में शोर होने लगा। डैम, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा था कि अब मुझे उस बदसूरत लड़की का चेहरा और नहीं देखना पड़ेगा। अरे, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? उसने टॉप ही तो किया है। वैसे भी इतना भयानक चेहरा के साथ वो अच्छे ग्रेड्स नहीं लाती तो उसे डूबकर मर जाना चाहिए था। आरोही ने कार्तिक को सिंपैथी भरी नज़रों से देखा, लेकिन उसे कार्तिक के नसीब पर बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने जैसे तैसे खुद को हंसने से रोका। पर कार्तिक ने आरोही को इस तरह खुद पर हंसते हुए देख लिया था जिससे उसका गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। टीचर्स ने फिर एक नज़र आरोही की तरफ देखा और फिर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वो आज एक स्टूडेंट से हार गए थी जो उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी भरा था। टीचर जाते ही पूरी क्लास में शोर होने लगा। डैम, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा था कि अब मुझे उस बदसूरत लड़की का चेहरा और नहीं देखना पड़ेगा। अरे, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? उसने टॉप ही तो किया है।
वैसे भी इतना भयानक चेहरा के साथ वो अच्छे ग्रेड्स नहीं लाती तो उसे डूबकर मर जाना चाहिए था। अब आरोही के पास करने को कुछ नहीं था, ऊपर से उसे भूख भी लग रही थी तो उसने कैफेटेरिया जाकर कुछ खाने का सोचा। जैसे ही आरोही कैफेटेरिया में आए उसकी नज़र सोनाली पर गई जो अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी बातें कर रही थी। आरोह ने उसे इग्नोर किया, वो सोनाली से बात करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी पर सोनाली ने उसे देख लिया था। आरोही को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वो आरोही के पास गए और उसके बगल में बैठते हुए अपनी मीठी आवाज में बोली, आरोही, कॉलेज ने एक प्ले ऑर्गेनाइज्ड किया है, लेकिन हमें कुछ और लोगों की ज़रूरत है क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स भी ठीक ठाक है, तो क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहोगी? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आरोही के पास अब इन सब फालतू चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उसे बस अब अपने करियर और लक्ष्य पे फोकस करना था। आरोही को अच्छे से याद था कि उसकी पिछली जिंदगी में भी ये प्ले हुआ था। उस टाइम जब सोनाली ने उससे ये पूछा तो तुरंत मान गए थी। उसे याद था कि प्रिंस का रोल अर्जुन प्ले कर रहा था और रही बात स्नो वाइट के रोल की तो वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था। आरोही ने स्नो वाइट का रोल पाने की बहुत कोशिश की थी पर उसके बदसूरत चेहरे को देखते हुए उसका बहुत मजाक उड़ाया गया और उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। वैसे भी अब उसे अर्जुन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ऊपर से दक्ष के पोसेसिवनेस को ध्यान में रखते हुए वो किसी और के साथ रोमांस करने के बारे में सोच ही नहीं सकती थी, चाहे वो इंसान उसका देवर ही क्यों न हो। क्यों नहीं, अर्जुन भी ये प्ले का हिस्सा है। तुम उसे पसंद करती हो है ना? क्या पता इस बहाने तुम्हें उससे बात करने का मौका मिल जाए, ये तुम्हारे पास एक अच्छा चांस है उसके करीब जाने का। सोनाली ने करीब शब्द पर ज्यादा ही जोर दिया था। वही कैफेटेरिया में बैठी लड़कियों ने जैसे ही ये सुना कि अर्जुन भी प्ले में परफॉर्म कर रहा है तो वे तुरंत एक्साइटेड हो गईं। फिर उन सभी ने नफरत भरी नजरों से आरोही की तरफ देखा। हर कोई जानता है कि आरोही अर्जुन के कितने पीछे कितनी पागल है, लेकिन वो सोच भी कैसे सकती है कि वो अपने इस बदसूरत चेहरे के साथ अर्जुन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। ऊपर से क्या वो पहले से शादीशुदा नहीं है? वो इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है कि वो अभी भी अर्जुन का पीछा करने के बारे में सोच रही है? सच में वो एक बेशर्म लड़की है। सच में इस जैसे लड़कियों के वजह से हम जैसी लड़कियां बदनाम होती है। ऐसी ही सब कुछ न कुछ आरोही के बारे में बुरा बोल रही थी। भले ही आरोही ने लड़कियों को उसका अपमान करते सुना लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उन सबको इग्नोर किया और एक मुस्कुराहट के साथ सोनाली की तरफ देखते हुए बोली, सोनाली, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम अभी भी मुझे उस कॉलेज हंट के पीछे जाने के लिए कह रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी गंदी है। क्या मैंने कभी तुमसे कहा कि मैं अर्जुन को पसंद करती हूँ? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब जानने के बाद भी इसे जोर से कहने की हिम्मत करोगी, और वैसे भी मुझे ज़्यादा तो तुम अर्जुन के करीब हो। ऊपर से तुम उसे पसंद भी करती हो। तुम चाहो तो अर्जुन पर ट्राई कर सकती हो, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। जब सभी ने ये सुना तो उन्होंने सोनाली को कन्फ्यूजन की नज़रों से देखा। रियली, क्या सोनाली को भी अर्जुन पसंद है? अगर आरोही इस बारे में नहीं बोलती तो मुझे ध्यान ही नहीं आता। मैंने बहुत बार सोनाली और अर्जुन को एक साथ देखा है, उस समय मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो मुझे ध्यान आ रहा है, सच में सोनाली अर्जुन के बहुत करीब है। क्या पता वो दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हो, वरना आरोही इस तरह अचानक से पीछे क्यों हट जाती। वैसे भी ध्यान से सोचा जाए तो आरोही ने अर्जुन को पूरे कॉलेज के आमने प्रपोज करने के अलावा और कुछ नहीं किया था। वैसे भी ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, आए दिन कोई लड़का लड़की एक दूसरे को प्रपोज करते ही रहते थे, ऊपर वो लड़का इतना हैंडसम हो तो ये नॉर्मल ही था। आरोही बस सबकी नज़रों में इसलिए आ गई थी क्योंकि उसने अपने बदसूरत चेहरे पे साथ अर्जुन को प्रपोज करने की हिम्मत की थी। वो सोच भी कैसे सकती थी कि अर्जुन इस बदसूरत चेहरे को पसंद करेगा। ये सही है, मैंने नहीं सोचा था कि सोनाली ऐसी लड़की है। वही अपनी चाल उल्टी पड़ता देख सोनाली ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन अगले ही पल उसने अपना रवैया बदल दिया और खुद को दयनीय ढंग से दिखाते हुए बोली, आरोही, तुम हमेशा ये क्यों सोचती हो कि मैं उस लड़के के साथ रिश्ते में हूँ जिससे मैं बात कर रही हूँ? हाँ, सोनाली सही है, जरूरी नहीं है कि वो जिससे बात करे वो उसके साथ रिश्ते में हो। अब हर कोई आरोही को तिरस्कार भरी नज़रों से देख रहा था। आखिरकार उनकी नज़र में आरोही से ज़्यादा उन्हें सोनाली पर विश्वास था। दूसरी ओर आरोही की रेपुटेशन हमेशा से ही खराब रही थी, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। मुझे लगता है कि आरोही सोनाली से जेल्स है क्योंकि वो अर्जुन के करीब है। वो जब चाहे अर्जुन से बात कर सकती है। वो अपनी जलन से इतनी अंधी हो गई है कि वो उन दोनों के बारे में इस तरह की बातें कर रही है।
ये सच है, इससे पहले भी उसने सोनाली को इसी तरह परेशान किया है। वो अपनी लापरवाही के वजह से सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन उसने सारा इल्जाम सोनाली पर लगा दिया। वो कितना बुरी इंसान है। सोनाली सच में बहुत बदकिस्मत है जो उसे आरोही जैसी बहन मिली। आरोही को देखते ही सभी की आंखें तिरस्कार से भर गई। आरोही को इस तरह के कॉमेंट की कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानती थी कि वो क्या बोल रही है। इसके बजाय उसने ग्राउंड की ओर देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, तो सोनाली, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम अर्जुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो? का क्या? सोनाली को पता था कि आरोही ने जानबूझ बोल रही है, वो उसे नीचा दिखाना चाहती है, पर वो भी इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाली थी। वो भी आरोही से बिल्कुल भी नहीं, इसलिए उसने चिल्लाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अर्जुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, मैं बस उसे एडमायर करती हूँ, ठीक उसी तरह जैसे हर कोई उसे एडमायर करता है। यहाँ किस टॉपिक पर बात हो रही है? एक लड़का उसी समय क्लास में आए, वो कंफ्यूज्ड लग रहा था। आवाज सुनकर सोनाली जैसे ही मुड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान जम गई जब उसने अर्जुन को दरवाजे पर खड़े देखा। एक मुस्कुराहट के साथ आरोही ने सोनाली की ओर देखा और ताली बजाते हुए उठ खड़ी हुई। मुझे खुशी है कि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारी साहस की तारीफ करती हूँ। पूरे कॉलेज में तुम अकेली हो जो अर्जुन जैसे हैंडसम हंक में दिलचस्पी नहीं रखती हो। तुम सभी को मेरी बहन से सीखना चाहिए। आरोही ने वहां खड़े सभी लोगों को देखते हुए कहा, पर यह सुनकर भी अर्जुन के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे उसे आरोही की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। और ये सच भी अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सोनाली उसे पसंद करती है कि नहीं, क्योंकि उसके और सोनाली के बीच में ऐसा कुछ था ही नहीं। बल्कि अर्जुन तो उससे बात भी नहीं करता था। उसके हिसाब से वो उसके बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड की दोस्त थी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये बात सोनाली और आरोही दोनों ही अच्छे से जानते थे। पर सोनाली पूरे कॉलेज के सामने ऐसा दिखता थी कि वो अर्जुन की सबसे क्लोज है, क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता था जब लड़कियां उसे अर्जुन के साथ देखकर जेल्स फील करती थी। ऐसा नहीं था कि उसने अर्जुन के क्लोज जाने की कोशिश नहीं की थी, उसने बहुत कोशिश की थी, पर अर्जुन उसके क्लोज आना तो दूर, वो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। और उस पार्टी के बाद आज वो पहली बार अर्जुन से मिली थी। वही अर्जुन की नज़र तो बस आरोही पर थी। वो बस एक तक आरोही को ही देख रहा था। जब से उसे पता था कि आरोही उसकी भाभी है, उसका बिहेवियर आरोही की तरफ बदल गया था। उसे अब आरोही में इंटरेस्ट आने लगा था। वो जानना चाहता था कि आरोही में ऐसा क्या था। वो उसका क्रूल हार्टेड भाई ने उससे शादी की थी। अर्जुन के हिसाब से वो एक बदसूरत लड़की के अलावा कुछ नहीं थी, पर वो अपने भाई के कैरेक्टर को अच्छी तरह जानता था कि वो किस तरह के इंसान है। आरोही में कुछ तो बात होगी जो उसके भाई को अपने तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो पाए थी। भले ही सबको लगता था कि ये शादी सिर्फ एक समझौता है, लेकिन वो ये जानता था कि अगर दक्ष को आरोही पसंद नहीं होती तो वो कभी भी ये शादी नहीं करता। वही आरोही ने भी नोटिस कर लिया था कि अर्जुन उसे ही देख रहा है, और ये देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हुई। पक्का अर्जुन को इसके और दक्ष के रिश्ते के बारे में पता चल गया होगा, पर उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा और वहां से चली गए। वही सोनाली ने भी ये नोटिस कर लिया था कि अर्जुन आरोही को देख रहा है। ये देखकर उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे समझ नहीं आता था कि आरोही में ऐसा क्या है जो हर लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। पहले वो दक्ष और अब अर्जुन। दक्ष का तो फिर भी समझ आता था कि उसने आरोही का असली चेहरा देखा था, पर अर्जुन, वो इस जैसे बदसूरत चेहरे की तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकता है। नाइट क्लब। आरोही अपने आसपास होते हुए शोरगुल से परेशान हो चुकी थी। वो बस जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। ऊपर से वो थोड़ी घबराए हुए भी थी कि अगर दक्ष ने उसे इस हालात में क्लब में देख लिया तो पता ही वो उसका क्या करेगा। वो अभी भी उस बात को भूली नहीं थी जब वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर में घूम रही थी तो दक्ष ने कैसे रिएक्ट किया था। आरोही को दक्ष के पोसेसिवनेस से बहुत डर लगता था। वो तो यहाँ आने ही नहीं चाहती थी, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड राधिका, वो उसे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए थी। दक्ष के बाद वो अगर किसी को सबसे ज्यादा प्यार करती थी तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड राधिका थी। पिछली जिंदगी में राधिका ने उसे समझने की बहुत कोशिश की थी। सोनाली एक अच्छी इंसान नहीं है, वो उसका भला नहीं चाहती है, पर उस समय उसके आंखों पर सोनाली के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। उसने उसकी एक नहीं सुना, बल्कि सोनाली की वजह से उसने उसकी दोस्ती भी तोड़ दी थी। राधिका को उसके बारे में हर एक चीज पता थी। उसने कभी भी उससे कोई बात नहीं छुपाई थी, यहाँ तक कि वो उसके और दक्ष के रिलेशन के बारे में भी जानती थी। पहले तो राधिका को ये सुनकर बहुत हैरानी हुई थी कि बिजनेस टाइकून दक्ष सिंघानिया उसकी बेस्ट फ्रेंड का पति है, पर वो उसके लिए उतनी खुश भी थी। वो इस बात से इतनी खुश थी कि वो इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए उसे यहाँ क्लब लेकर आए थी। आरोही ने उसे बहुत मना किया, पर राधिका के सामने उसके एक नहीं चली।
तभी आरोही का फोन बजा। फोन की आवाज सुनकर आरोही प्रेजेंट में वापस आए और स्क्रीन की तरफ देखा, पर स्क्रीन को देखते ही आरोही की हालात खराब हो गए। वो उस आते हुए कॉल को डरते हुए देखकर खुद से ही बोली, हब्बी को क्या हुआ, वो मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? क्या इनकी मीटिंग खत्म हो गई? यहाँ आने से पहले उसने दक्ष को कॉल किया था ये बताने के लिए वो अपनी फ्रेंड के साथ क्लब जा रही है, पर उस समय वो मीटिंग में था। फिर आरोही बेबसी से बोली, ओह गॉड, अब मैं क्या करूं, पर उठाना तो पड़ेगा वरना मुझे अच्छे से पता है वो क्या करेंगे। आरोही बाहर आए, जल्दी से कॉल पिक किया और क्यूट सी आवाज में बोली, हब्बी आपकी मीटिंग खत्म हो गए। उधर से दक्ष अपने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अपने कान में ब्लूटूथ लगाए हुए बोला, हाँ हो गया। तुम इस टाइम जहाँ हो वहीं रहो, मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ, अगर तुम कहीं गई तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। दक्ष की खुलेआम धमकी सुनकर आरोही का क्यूट सा चेहरा उतर गया और वो अपने मन दक्ष को कोसते हुए हम्म कहा। ये सुनकर दक्ष ने कॉल कट कर दिया। तभी राधिका वहां आए और आरोही का उतरा हुआ चेहरा देखते हुए बोली, क्या हुआ, तूने ये सरासा चेहरा क्यों बना रखा है? ये सुनकर आरोही बेबसी से बोली, वो आ रहे हैं मुझे लेने और उन्होंने कहा है कि मैं उनके साथ वापस जाऊंगी। ये सुनकर राधिका आरोही के मजे लेते हुए बोली, ओह तो अब जीजू तुझसे कुछ घंटे भी दूर नहीं रह सकते हैं, क्या बात है? वो आ रहे हैं लेने। सही है, ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। वही राधिका को इस तरह खुद पर हंसता देख आरोही चिढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, यहाँ मेरी डर के मारे जान निकले जा रही है और तुझे हंसी आ रही है। देख, अगर उन्होंने मुझे डांटा तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। ये कहकर उसने अपना मुंह फेर लिया। राधिका आगे कुछ बोलती तभी एक कार की तेज रोशनी आरोही पर पड़ी और हॉर्न की आवाज आई। आरोही कार की तरफ देख समझ गए कि ये किसकी कार है। आरोही अपना छोटा सा सर नीचे झुकाए दक्ष की कार की तरफ चली गए। कार के गेट पहले से ही ओपन था। आरोही जाकर सीधे पैसेंजर सीट पर बैठ गए और विंडो से बाहर देखने लगी। दक्ष किसी से कॉल पे बात कर रहा था। उसने एक नज़र आरोही की तरफ देखा और बोला, ठीक है, ये बोलकर उसने कॉल कर दिया। फिर आरोही की तरफ बिना दिखे ही बोला, क्या हुआ लिटिल वाइफी, तुम इतनी चुप क्यों हो? आरोही उसकी आवाज़ सुनकर पाउट बनाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको इससे क्या, आपको तो सिर्फ अपने काम से मतलब है, आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आरोही की बात सुनकर दक्ष ने अचानक से कार रोक दी और आरोही की तरफ देखा। आरोही मुंह फुलाए विंडो के बाहर देख रही थी। वो इस बात से नाराज थी कि दक्ष के पास उसके लिए टाइम ही नहीं होता था। वही जैसे ही दक्ष ने आरोही की तरफ देखा उसकी आंख एकदम से कठोर हो गए। आरोही ने इस समय ब्लैक कलर की बहुत ही खूबसूरत सी शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। वही आरोही को जब अपने ऊपर किसी की जानलेवा आंखें फील हुई तो डरते हुए उसने धीरे से दक्ष की तरफ देखा। दक्ष को देखते ही वो एकदम से कौंप गए। दक्ष अपने जानलेवा आंखों से आरोही को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन कर रहा था। दक्ष को इस तरह खुद को घूरता देख आरोही की हालत खराब हो गई थी। दक्ष आरोही को देखते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस तरह की ड्रेस पहनकर क्लब आओ? लिटिल वाइफ ही लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं। वही दक्ष की इतनी डरावनी आवाज सुनकर आरोही डोर से चिपकते हुए डर से हकलाते हुए बोली, वो मैं मुझे डर के मारे उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। दक्ष अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए गुस्से से बोला, क्लियरली बोलो, जब मैंने तुम्हें मना कहा था कि तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात काटने की? आरोही रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, वो मैं नहीं पहनना चाहती थी पर राधिका ने मुझे फोर्स किया इसे पहनने के लिए, पर पक्का अगली बार से इस टाइप के कपड़े नहीं पहनूंगी, बस इस बार आप मुझे माफ कर दीजिए। आरोही अपनी बड़ी बड़ी पलकें बार बार झपका कर किसी बच्चे की तरह अपनी पनिशमेंट से बचने के लिए दक्ष को सफाई दे रही थी। उसकी बात सुनकर दक्ष गुस्सा और बढ़ गया, मतलब अब तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा वो तुम्हारी दोस्त इम्पोर्टेंट है, राइट? आरोही सीट पर पीछे जाते हुए अपनी नज़र झुकाते हुए मासूमियत से बोली, नहीं हब्बी ऐसा नहीं है, मैं बोल रही हूँ न कि अब से बिल्कुल नहीं पहनूंगी, पक्का सच्ची। दक्ष आरोही की सीट को पूरा फ्लैग दिया और लगभग आरोही उस पर लेट गए। दक्ष ने कार के विंडो और डोर को लॉक कर उसके ऊपर आते हुए उसके डरे हुए लेकिन बेहद क्यूट से चेहरे को देखते हुए बोला, कैसे मान लूं कि तुम अगली बार से ऐसा नहीं करोगी? आरोही की तो अब सांस ही अटक चुकी थी दक्ष को अपने इतने करीब देखकर। वो अपने छोटे छोटे हाथों से दक्ष के ब्रॉड चेस्ट को पीछे करते हुए हकलाते हुए बोली, आप प्लीज, ये आप क्या कर रहे हैं? हम रास्ते में हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आरोही की इतनी मासूमियत भरी बातें सुन दक्ष को हंसी और उस पर बेशुमार प्यार दोनों ही आ रहा था। वो उसके गले पर किस करते हुए बहुत प्यार से बोला, ओ माय लिटिल वाइफी, तुम इतनी अलग क्यों हो यार, क्यों तुम इतनी क्यूट हो, रियली आई रियली लव। ये बोलते बोलते दक्ष एकदम से चुप हो गया। फिर उसे रियलाइज हुआ कि ये अभी क्या बोलने वाला था।
वो अपना सर आरोही के गर्दन से निकालकर उसके चेहरे की तरफ देखा, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। दक्ष उसके ऊपर से हट गया। ये देखकर आरोही ने चैन की सांस ली। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से दक्ष को वो क्या बोल रहा था। उसे बस इस बात की खुशी थी कि वो बच गए। दक्ष उसके माथे पर किस करते हुए उसे ड्रेस देते हुए बोला, लो पहनो इसे और नेक्स्ट टाइम से ऐसे कपड़े मत पहनना वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर वो अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकाल के आरोही को देते हुए बोला, ये कार्ड लो और अपने लिए कुछ अच्छे कपड़ों खरीद लेने। ये सब उसने आरोही से बिना नजरें मिलाए बोला था। आरोही जल्दी से अपने कपड़े पहनकर उस कार्ड को दक्ष को वापस करते हुए बोली, नहीं नहीं, अभी आपने पिछले हफ्ते ही तो दिया था कार्ड और मैंने बहुत शॉपिंग की था, इसलिए आप इसे अभी रख लो, जब जरूरत होगी तो मैं खुद ले लूंगी। दक्ष एक तीखी नजर से आरोही को घूरा तो आरोही जल्दी से कार्ड अपने पास रख लिया और जबरदस्ती हंसते हुए बोली, अरे अरे मैंने ले लिया, मैं कल ही जाऊंगी राधिका के साथ शॉपिंग, पक्का। दक्ष ने कुछ नहीं कहा। आरोही को पता था कि वो हमेशा से ऐसा ही था, वो उसकी हर एक छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखता था। पिछली जिंदगी में उसने उसे चाहे कितना भी इग्नोर किया हो फिर भी वो ऐसा ही था। वो दोनों सीधे दक्ष के मेंशन के लिए निकल गए। कुछ ही देर में वो लोग मेंशन भी पहुंच गए। दक्ष आरोही के साथ कार से बाहर आए। दक्ष उसे देखते हुए बिना किसी इमोशन के बोला, कल मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ एक प्रोजेक्ट के लिए। भले ही मैं जा रही हूँ पर मेरी नज़र तुम पर होगी, इसलिए आज के बाद ऐसा कपड़े पहनने के बारे में सोचना भी नहीं और लड़कों से दूर ही रहना, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दक्ष की बात सुनकर आरोही ने किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। ये देखकर दक्ष ने होठों को एक लाइट किस की और फिर उसके साथ अंदर चला गया। दक्ष के मन में आज एक अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कार में क्या बोलने वाला था। आरोही बहुत थक गए थी जिस वजह से वो तुन सो गई, पर दक्ष की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बालकनी के काउच पर बैठकर सिगरेट की लंबी लंबी कस ले रहा था पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये अचानक से आपके कमेंट कम क्यों हो गए? प्लीज़ कमेंट करते रहिए करिए, मैं आप सबकी कमेंट करती हूँ। मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है स्टोरी लिखने की और ये जानने को भी मिलता है कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है कि नहीं, और नहीं पसंद आ रही है तो मैं कैसे अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती हूँ जिससे आपको स्टोरी अच्छी लगी। आप सब मेरे लिए किसी परिवार की तरह है, मुझे आप लोगों की बात करना अच्छा लगता है। प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे ही कमेंट करने हैं, आपको स्टोरी जैसी भी लगी बस कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू। दक्ष उसके माथे पर किस करते हुए उसे ड्रेस देते हुए बोला, लो पहनो इसे और नेक्स्ट टाइम से ऐसे कपड़े मत पहनना वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर वो अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकाल के आरोही को देते हुए बोला, ये कार्ड लो और अपने लिए कुछ अच्छे कपड़ों खरीद लेने। ये सब उसने आरोही से बिना नजरें मिलाए बोला था। आरोही जल्दी से अपने कपड़े पहनकर उस कार्ड को दक्ष को वापस करते हुए बोली, नहीं नहीं, अभी आपने पिछले हफ्ते ही तो दिया था कार्ड और मैंने बहुत शॉपिंग की था, इसलिए आप इसे अभी रख लो, जब जरूरत होगी तो मैं खुद ले लूंगी। दक्ष एक तीखी नजर से आरोही को घूरा तो आरोही जल्दी से कार्ड अपने पास रख लिया और जबरदस्ती हंसते हुए बोली, अरे अरे मैंने ले लिया, मैं कल ही जाऊंगी राधिका के साथ शॉपिंग, पक्का। दक्ष ने कुछ नहीं कहा। आरोही को पता था कि वो हमेशा से ऐसा ही था, वो उसकी हर एक छोटी सी छोटी बात का ख्याल रखता था। पिछली जिंदगी में उसने उसे चाहे कितना भी इग्नोर किया हो फिर भी वो ऐसा ही था। वो दोनों सीधे दक्ष के मेंशन के लिए निकल गए। कुछ ही देर में वो लोग मेंशन भी पहुंच गए। दक्ष आरोही के साथ कार से बाहर आए। दक्ष उसे देखते हुए बिना किसी इमोशन के बोला, कल मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ एक प्रोजेक्ट के लिए। भले ही मैं जा रही हूँ पर मेरी नज़र तुम पर होगी, इसलिए आज के बाद ऐसा कपड़े पहने के बारे में सोचना भी नहीं और लड़कों से दूर ही रहना, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दक्ष की बात सुनकर आरोही ने किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। ये देखकर दक्ष ने होठों को एक लाइट किस की और फिर उसके साथ अंदर चला गया। दक्ष के मन में आज एक अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कार में क्या बोलने वाला था। आरोही बहुत थक गए थी जिस वजह से वो तुन सो गई, पर दक्ष की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बालकनी के काउच पर बैठकर सिगरेट की लंबी लंबी कस ले रहा था पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगली सुबह आरोही का मूड आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। दक्ष के इस तरह जाने से वो उदास थी। भले ही कल दक्ष ने उसे बता दिया था कि वो आज बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था, पर जाने से पहले वो उससे मिलकर नहीं गया जिस वजह से वो दक्ष से गुस्सा थी। उसके सोकर उठने से पहले ही वो जा चुका था। उसने सोच लिया था कि वो अब दक्ष के बात नहीं करेगी। ठीक है, काम इम्पोर्टेंट है, पर जाने से पहले वो एक बार उससे मिल लेता तो उसका क्या बिगड़ जाता हो खरोश।
वो हमेशा से ऐसा ही था, काम से आगे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, वरना इंसान अपनी इतनी क्यूट सी बीवी को कैसे इग्नोर कर सकता था। सनशाइन इंटरनेशनल कॉलेज। जैसे ही आरोही क्लास के अंदर आए उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। यह इतना दर्दनाक था कि उसने मुंह से एक चीख निकल गए। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि एक लाल कलर का फुटबॉल उसके पैरों से कुछ ही इंच की दूरी पर पड़ा हुआ था। उसने ऊपर देखा और एक अभिमानी लड़का जिसकी नाक ऊपर थी उसकी ओर मुस्कुराते हुए देख रहा है। उसकी मुस्कुराहट से ये साफ था कि उसने ये जानबूझकर किया था। आरोही का मन हुआ कि वो उसका मुंह नोच ले, पर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया। उसने एक गहरी सांस ली और नीचे पड़ा फुटबॉल उठाया और उसे वही पास पड़े डस्टबिन में फेंक दिया। ये कार्तिक का पसंदीदा फुटबॉल था। जैसे ही सबने आरोही को ऐसा करते देखा, सबकी सांसें थम गई। उन्हें लगा कि वो किसी पागल को देख रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरोही रस्तोगी? जैसे ही उसने आरोही को ऐसा करते देखा, चेहरा काला पड़ गया। ये सबको पता है कि कार्तिक को फुटबॉल कितनी पसंद है और ये तो उसका पसंदीदा फुटबॉल था जिसे वो हर जगह ले जाता था। इस बार सच में आरोही ने खुद अपनी कब्र खोद ली थी। हर कोई जानता था कि कार्तिक एक शॉर्ट टेम्पर लड़का है। उसके गुस्से से हर किसी को डर लगता था, इसलिए किसी ने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। जब उसे गुस्सा आता था तो वो ये नहीं देखता था कि सामने लड़का है या लड़की, वो पक्का आरोही पर कोई रहम नहीं दिखाएगा, उसे अच्छे से सबक सिखाएगा। ये सोचकर लड़कियों को दिल ही दिल में बहुत खुशी हो रही थी। लड़कियां दिल से आरोही से नफरत करती थी, खासकर उसके बदसूरत चेहरे से। कैसे वो अपने इस बदसूरत चेहरे के साथ किसी लड़के को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकती थी। उन सब के हिसाब से ये सब आरोही बस एक नाटक था कार्तिक का अटेंशन पाने का। मैं बहरी नहीं हूँ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? आरोही अपने कानों को हाथ रखते हुए नाराजगी के साथ बोली। तुमने मेरा सामान फेंकने की हिम्मत कैसे की? कार्तिक एक गहरी सांस लेते हुए बोला। उसको इस समय इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि आरोही के टुकड़े टुकड़े कर दे। उसकी हिम्मत कैसे हुए उसके सामान को इस तरह फेंकने की? क्या उसे उससे डर नहीं लगता है? तुम्हारा सामान? कौन सा सामान? आरोही ने ऐसे दिखाया जैसे उसे पता ही न हो कि कार्तिक किस चीज की बात कर रहा है। उसने हैरान होने का नाटक किया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। कार्तिक की आंखें छोटी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके सामने खड़ी ये लड़की आरोही है। ये वो आरोही नहीं थी जिसे वो जानता था। पहली वाली आरोही उससे बहुत डरती थी और उससे बहस करना तो दूर की बात है। मुझे नहीं पता तुम किस चीज की बात कर रहे हो, फिर कुछ सोच करो, कहीं तुम उस फुटबॉल की तो नहीं बात कर रहे हो? उसकी वजह से मुझे चोट लग गई थी, इसलिए मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया। ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है, याद है? आरोही ने उसका मजाक उड़ाया। इससे पहले आरोही ने गलती से अपनी बुक उसकी डेस्क पर रख दी थी और वो उससे हाथ से टकरा गई थी। इस बुरे लड़के ने उसे सीधे डस्टबिन में फेंक दिया था और उसे वार्निंग भी दी थी कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। कार्तिक ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके पास बोलने को कोई शब्द नहीं थे। उसने गुस्से से डस्टबिन में पड़े अपने फुटबॉल की तरफ देखा। वो उसे वहां छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके जैसे लड़के के लिए डस्टबिन से कुछ निकालना बहुत शर्मिंदगी भरा था। अंत में उसने गुस्से से बस एक नज़र आरोही की तरफ देखा और फिर अपनी सीट पर बैठ गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आरोही इतनी बोल्ड होंगी, पर वो इस बात से ज़्यादा हैरान थे कि कार्तिक ने उसे ज़्यादा कुछ कहा भी नहीं। उसी समय एक लड़की अचानक डस्टबिन से फुटबॉल लेने गई और शर्माते हुए कार्तिक के पास ले आए और उसकी चापलूसी करते हुए बोली, कार्तिक तुम गुस्सा मत हो, मैं इसे तुम्हारे लिए वापस ले आई, देखो। वो फिर तिरस्कार नज़रों से आरोही की ओर मुड़ी और कोल्ड टोन में कहा, आरोही क्या तुम्हें कोई तमीज नहीं है? तुम किसी के सामान को इस तरह डस्टबिन में कैसे फेंक सकती हो? तुम्हें कार्तिक से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुए उसके कार्तिक के साथ इस तरह से व्यवहार करने की? आरोही जानती है कि वो कौन है। ये वो लड़की है जिसने बाथरूम में उससे शर्त लगाई थी कि उसका पति जल्द ही मर जाएगा। उसका नाम कृतिका था और वो उनकी क्लास में थी। आरोही ने ये भी सुना है कि वो कार्तिक को पसंद करती है। बदकिस्मती से अतीत में कृतिका को कार्तिक को ये बताने का मौका नहीं मिला था कि वो उसे पसंद करती है, क्योंकि वो उसे पहले से पहले कार्तिक दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र हो गया था। आरोही ने अपना सिर उठाया और कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देखते हुए बोली, माफ़ी मांगो? किस लिए? वही आरोही को अनजान बनते देख कृतिका ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। ये कितनी बेशर्म है, तुमने कार्तिक के फुटबॉल को बिना किसी कारण के डस्टबिन में फेंक दिया। क्या तुम्हें इसके लिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? हाँ मैंने किया, लेकिन तुम्हें इससे क्या?
आरोही ने उसका मजाक उड़ाया। इसके अलावा ये कार्तिक और मेरे बीच की बात है, तुम हमारे बीच में बोलने वाली होती कौन हो? कार्तिक, क्या तुमने उसे सुना? वो देखो मुझसे किस तरह बात कर रही है। कृतिका ने तुरंत कार्तिक से शिकायत की। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने उसे अजीब तरह से देखा। वह ठीक कह रही है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। का क्या? कृतिका कुछ कदम पीछे हट गए। उसने अविश्वास कार्तिक की तरफ देखा। उसने लगा जैसे उसने उसे गलत सुन लिया हो। यहाँ वो उसकी मदद कर रही थी लेकिन वो उसे ही डांट रहा था। गेट लॉस्ट, कार्तिक ने कोल्डली कहा। कृतिका दंग रह गई जबकि अन्य लोगों ने एक दूसरे से नजर मिलाई। अभी अभी उन्होंने सोचा था कि उसने अपने गुस्से से छुटकारा पा लिया है क्योंकि उसने आरोही के साथ बहस नहीं की थी। हालांकि जब कृतिका की बात आई तो उसने उसका पुराने तरीका जारी रखा। कृतिका ने एक नज़र आरोही की देखा, फिर रोते हुए वहां से बाहर भाग गए। उसके इस तरह जाने से सब एक दूसरे की तरफ देखा पर किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। आरोही ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कार्तिक को देखा और सोचा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक उसके साथ इतनी बेरहमी से पेश आएगा। वो नहीं जानता कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। सबसे खराब सिचुएशन ये थी कि वो लड़कियों को मारता था। सच में उसकी होने वाली पत्नी बहुत ही बदकिस्मत होंगी। जब उसने कार्तिक की तुलना में दक्ष के बारे में सोचा तो उसका पति सबसे अच्छा है क्योंकि वो उसके साथ बहुत नर्म था। ठीक है, कभी भी उसे गुस्सा आ जाता था पर इसमें उसकी ही गलती होती थी। कार्तिक अपने गुस्से को शांत करने ही वाला था कि उसने आरोही की आंखों अपने लिए घृणा देखी और उसकी आंखें फिर से लाल हो गए। तुम क्या देख रही हो? अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रही तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। इस बदसूरत लड़की की मुझे इस तरह दिखने की हिम्मत कैसे हुए? उसकी बात सुनकर आरोही ने अपनी आंखें रोल की पर कुछ नहीं कहा। अतीत में हालांकि उसने कार्तिक के साथ बहस करने की हिम्मत की थी लेकिन वो उससे काफी डरती थी और अक्सर पीछे हट जाती थी। हालांकि जब उसने अतीत में उसके दी गई चेतावनी को याद किया तब उसे लगा कि वो एक बुरा इंसान नहीं है।